Yes, I sir, think started. started ना? अच्छा, ओके। अच्छा देखो सर, आज जीएसटी क्लास है और जीएसटी में हम लोग लास्ट फ्यू वीक्स क्लास नहीं हुआ है, लेकिन मुझे याद है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जीएसटी बेसिक स्टार्ट किए थे, है ना सर? ऐशा, शुभम, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, हर्ष, जीएसटी यस बेसिक सर। स्टार्ट किए थे ना? ओके। तो जीएसटी बेसिक्स में ऑलरेडी एक ओवरव्यू लिया था, और उसमें मुझे याद है कि क्या क्या मैंने मोटा मोटी बोला था। मैं आपको ये बोला था कि ये जीएसटी 2017 में कैसे आया, 2017 के जुलाई से जीएसटी आने का क्या मेहनत है, उसका क्या हिस्ट्री है, पूरा एकदम टाइमलाइन करके बोला गया था आप लोगों को। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि जीएसटी आने से पहले जो सिस्टम था, लाइक वैट है ना, वैट एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो वैट सर्विस टैक्स वाला सिस्टम था, उसके साथ जीएसटी सिस्टम में डिफरेंस कितना है, मैंने कितना डिफरेंस है कि पुराना वैट सिस्टम या जीएसटी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। उसमें कैलकुलेशन वाइज भी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने प्रोडक्ट के प्राइस वाइज क्या डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस वाइज क्या डिफरेंस आ सकता है, एज वेल एज कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस इन द सेंस, पहले क्या था सर कि वैट के लिए अलग डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, एक्साइज का अलग डिपार्टमेंट। आज के डेट में क्या हो गया कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का मैक्सिमम डिपार्टमेंट अकेला ही संभाल लेता है। तो बेसिकली एक सीमलेस फ्लो हुआ देश का जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस का मैटर्स है। मैं आप लोगों को ये भी बोला था कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस गवर्नमेंट किस तरह से कर रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस किस तरह से बढ़ रहा है। हमारे देश में जितना देश का जो इनकम है, रेवेन्यू कलेक्शंस है, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जीएसटी से आता है, अप्रोक्स 17 to 18%। दैट मीन्स अगर 100 रुपीज गवर्नमेंट इनकम करता है तो उसमें से 17 to 18 रुपीज गवर्नमेंट जीएसटी से कमाता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ जीएसटी, ठीक है? अभी स्टार्ट किया मैं, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। पता नहीं सर, सब कोई तो ऑनलाइन भी दिख रहा है जितना भी है, और ऑफलाइन आने वाले लोग उतना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक? मैं 2-4 मिनट वेट कर रहा था ऑफलाइन लोगों के लिए, फिर देखा कोई नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं स्टार्ट कर। मैं रेस्ट है आज। এমনি ভালো আছি, এখনো নাম রাখিনি বাবু। নাম এখনো রাখা হয়নি, ওই ভালো মন্দ যা ইচ্ছা বলা হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, ওইসব গল্প পরে হবে, ঠিক আছে, একটু পড়িয়ে নি। अच्छा, तो बेसिकली जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी में मैं आप लोगों को क्या क्या पहले बोला था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा याद दिला रहा था। और ज्यादा याद नहीं दिलाऊंगा, सीधा आज के पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। मुझे इतना याद आ रहा है सर कि मैं आपको जो बोथ टाइप ऑफ जीएसटी होते हैं, बेसिकली जीएसटी इज आल्सो नोन एज डुअल डुअल टैक्स मोड, है ना? इसमें डुअल मॉडल होता है। डुअल माने एक आपका सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट होता है और एक आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको कैस्केडिंग इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था पिछले 2 क्लासेस में। अगर किसी का जीएसटी बेसिक का पुराना 2 क्लास मिस है, प्लीज मेरे से कलेक्ट कर लेना। कैस्केडिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम बोला गया था मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर के बीच में इनपुट क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होता है, इसके बारे में भी बात हुआ था। बहुत डिटेल्स में ये सब डिस्कशंस मैंने एकदम धीरे धीरे किया था, मुझे पूरा याद है। फिर पुराना टैक्स सिस्टम और करंट टैक्स सिस्टम का डिफरेंस मैंने 2017 जुलाई से पहले और 2017 जुलाई के बाद किस तरह से जीएसटी मॉडल वैट और सेंट्रल एक्साइज वगैरह को कैसे सब्स्टिट्यूट किया, उसके बारे में भी मैंने बात किया था। टैक्स मॉडल कैसे काम किया, टैक्स रेट कैसे चेंज हुआ, ये सभी बातें हुआ था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जीएसटी में ये डुअल मॉडल कैसे काम करता है। डुअल मॉडल इन द सेंस सीजीएसटी एसजीएसटी, जब आप एक स्टेट के, इसमें दो चीज होता है ना सर, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट, एक इंट्रा स्टेट और एक
इंटर स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट माने जब सेम स्टेट के अंदर प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या सेल बाई चल रहा है, तब उसको हम लोग इंट्रा स्टेट मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और जब स्टेट बदल जाते हैं, जब वेस्ट बंगाल से आसाम, आसाम से बिहार, बिहार से अरुणाचल, अरुणाचल से उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी अगर सामान जाता है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि वो इंटर स्टेट हो जाता है और उसमें आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। इसका पूरा मॉडल का फ्लो भी मैंने समझा दिया था क्लास में कि किस तरह से ममता दीदी को टैक्स कैसे कलेक्शंस होते हैं। आई होप इसी तरह से लैंग्वेज यूज में किया था। मोदी को कैसे टैक्स कलेक्शंस होता है। मैंने ये भी बोला था कि आईजीएसटी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करता है, आईजीएसटी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करता है और बाद में स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को रिमिट करता है। नॉर्मली सीजीएसटी दीदी का प्रोडक्ट, दीदी दीदी का टैक्स दीदी को मिल गया। दीदी मैंने ममता दीदी, वेस्ट बंगाल का बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टेट चीफ मिनिस्टर। तो जब स्टेट का टैक्स स्टेट को मिल जाए, स्टेट का टैक्स स्टेट को मिल जाए, सीजीएसटी माने सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जब एक प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी होता है, जब एक प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी होता है, अगर प्रोडक्ट का दाम 1000 टका है, तो 1000 के, अब 18% जैसे मैंने रैंडमली पिक किया, ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, 12% हो सकता है, 6% हो सकता है, 1% हो सकता है। तो अगर वो सेम स्टेट के अंदर हो रहा हो, तो फिर 50-50 रेशियो में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर 18% है, तो 9% सीजीएसटी के नाम पे, 9% एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अगर वो स्टेट के जगह यूनियन टेरिटरी हो, तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी इस तरह से चार्ज किया जाता है। तो 1000 के प्रोडक्ट पे अगर 18% जीएसटी है, तो 9% गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर आईजीएसटी है, तो पूरा 1000 का 18% सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगा, पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और फिर स्टेट को कॉम्पेंसेट कर देगा। मैंने बेसिकली कॉम्पेंसेट भी नहीं बोल सकते इसको, रेमिट कर देगा, ट्रांसफर। ठीक है, तो ये कब होगा, आईजीएसटी वाला मॉडल कब काम करता है, जब स्टेट चेंज होके प्रोडक्ट का ट्रांसफर होता है। मैंने से फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल से कोई प्रोडक्ट बिहार जा रहा है, वेस्ट बंगाल का कोई प्रोडक्ट बिहार जा रहा है, मैंने यहाँ से सेल हुआ, वहां पर बाई हुआ, तो नॉर्मली वेस्ट बंगाल का एक अच्छा खासा शेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनेशन बेस्ड है, बिहार को एक शेयरिंग मिलता है। तो बिहार का ये शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में देगा। ठीक है, तो इस तरह का सेटलमेंट सिचुएशंस पूरे देश को करता है। ये सब बात मैं किया था। ठीक है, मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम सबसम हुआ था। सबसम माने, सबसम इन द सेंस कि पहले बहुत तरह का सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स था। वो सभी तरह का सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स को मार्च करके जीएसटी कैसे आया, ये सभी बातें हुआ था। কি হয়েছিল তো এগুলো? হ্যালো। यस सर। है सर। यस, थैंक यू। अच्छा, मैंने बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी के बारे में भी बात किया कि आखिर थोड़ा बहुत आइडिया तो मैं पहले भी दिया था कि जीएसटी आने से किसको कितना बेनिफिट है। ठीक है सर, ऑब्वियसली जीएसटी आने से अगर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी का बात करें, ये आप किसी से के साथ भी अगर लॉजिकली, अगर आप एक अपना लॉजिक भी देना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी एक कंट्री के लिए कैसे डेवलपमेंट का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। मैं पहले भी इसके बारे में नॉर्मल में भी बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से पूछा है। इवन एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछता है कई बार, सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, बट बहुत प्रॉपर आंसर देने से ही मार्क्स मिलता है। इट्स वेरी सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन, बट आंसर एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए। मैंने फालतू हिस्ट्री की तरह, मैंने ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ लिखना है, ऐसा नहीं है, एकदम टू दी पॉइंट बोलो। और आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपका पॉइंट में कितना लॉजिक है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी आपको बहुत क्लियर कट बताना बहुत जरूरी होता है। तो जीएसटी का बेनिफिट इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को एंड सिटीजन को कैसे मिलता है। ठीक है, ये जो जीएसटी डेवलप हुआ है, तो जीएसटी डेवलप होने के बाद देश के इंडस्ट्रियल डेवलप, इंडस्ट्री को कैसे माने किस तरह का बेनिफिट मिलेगा या मिल रहा है, गवर्नमेंट को किस तरह का बेनिफिट मिल रहा है, एंड सिटीजन को किस तरह का। और यहाँ पर बेसिकली तीन पार्टी है, ये जीएसटी का तीन पार्टी है, एक इंडस्ट्री, एक गवर्नमेंट, एक सिटीजन। तो किसको कैसे बेनिफिट मिलता है और किस तरह से मिलता है, ये आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने का जरूरत पड़ता है। एग्जाम में कई बार ये सब सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो क्या लिखोगे, चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ऐसे तो मैं बहुत बार नॉर्मल में चर्चा किया आप लोगों के साथ। ठीक है, तो सीधा सीधा एक बार बोल देता हूँ।
एक बहुत सुंदर एक लैंग्वेज यहाँ पर यूज किया, देखो बोलते हैं कि जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड विद द विजन टू ब्रिंग बेनिफिट्स टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री। जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड to bring with a vision to bring benefits to all the stakeholders। stakeholders माने यहाँ पर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड सिटीजन। कहता है कि जीएसटी इज ए विन विन सिचुएशंस फॉर द एंटायर कंट्री। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट बोल रहा है, इंस्टीट्यूट के थ्रू से आपको पढ़ाया भी जा रहा है कि जीएसटी इज ए विन विन सिचुएशंस। नाउ द पॉइंट इज द विन विन सिचुएशंस तो बहुत अच्छा बात है, बट कैसे, ये आपको बताना पड़ेगा कि आखिर जीएसटी किस तरह से विन विन सिचुएशंस क्रिएट करता है। जैसे अभी आपको मैंने एक चीज बोला कि अगर आप कभी भी गवर्नमेंट बजट देखोगे, गवर्नमेंट का बजट चेक करते हो, अगर नहीं करते हो तो आदत डालो। एवरी ईयर फाइनेंस बजट आता है, और बजट जब भी आता है तो गवर्नमेंट वहां पर दिखाता है आपको कि गवर्नमेंट को कहाँ से कितना पैसा कलेक्शन होता है। रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज टू, रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज टू। देखा कभी आप लोग? ये मैं बहुत बार बार दिखाता रहता हूँ। गवर्नमेंट बजट मेरे पास रहता है, पर कई बार गुम हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। बजट बजट बजट, मे भी दिस वन, हाँ करंट बजट का यही डेटा है। ये देखो, एवरी ईयर जब गवर्नमेंट बजट लाता है तो इसमें आप लोग, ऐसे तो बहुत डिटेल्स है, ये तो बस एक समरी है, आपको मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ कि आखिर कितना मोटा मोटी जीएसटी से। देखो, रुपी कम्स फ्रॉम द जीएसटी, परसेंटेज में दिया है। जैसे ओवरऑल अगर आपको अमाउंट देखना है तो आप गवर्नमेंट के बजट के वेबसाइट में जाओ, आपको और डिटेल्स पता चलेगा। 18% कम्स फ्रॉम द जीएसटी। सो ये जो 18% मैंने जो मोटा मोटी लाखों करोड़ों में आता है, ठीक है, ये जो 18% का कैलकुलेशन है ये लाखों करोड़ों में आता है। इसका वैल्यूएशन आप डिटेल्स चेक करने से गूगल करो, गवर्नमेंट बजट साइट में जाओ, आपको दिखेगा। तो पॉइंट इज कि इतना पैसा जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, इट इज एनविसेज दैट जीएसटी विल एक्रू फॉलोइंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू द स्टेक होल्डर्स। एकदम सिंपल तरीके से जवाब देना, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट देता है, बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, दैट मीन्स आप लोगों को ऐसा ही पॉइंट लिखना चाहिए कि जो मैंने एक सीए स्टूडेंट्स को या सीएमए सीए स्टूडेंट्स को शोभा देता है। ठीक है, आप ऐसा फालतू का, मैंने वो कुछ लोग मैं देखता हूँ कि पॉइंट ऐसे बनाते हैं, शायद वो रेलिवेंट, एकदम इरेलीवेंट नहीं है, बट बहुत ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा है, मैंने जरूरी नहीं है इतना फालतू बात करने का। एकदम टू दी पॉइंट आंसर। जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया ए कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट्स। जीएसटी का मेन एम क्या है कि जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया कॉमन मार्केट with a common tax rate and procedures and remove the economic barriers, thereby paving the way for an integrated economy at the national level। अब इस बात को कैसे समझा जा सकता है? क्या आप लोग कभी भारत का मैप देखे हो? सर क्या बात करते हो, भारत का मैप नहीं देखेंगे? अरे सर वही तो दिक्कत है, मैप तो देखते हैं बट कभी। देखो, राहुल गांधी 2023 के इलेक्शन के टाइम पे पद यात्रा निकाला था, याद है? भारत जोड़ो यात्रा बोल के। हाँ, पता है ना? राहुल गांधी जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला था तो देयर इज अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट, ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी कर लेता हूँ, लेकिन माय पॉइंट पॉइंट इज दैट कि भारत जोड़ो ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है? क्या भारत अलग है? ये जो भारत का मैप है, ये जो 29 स्टेट्स एंड 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, क्या ये अलग है? 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी, क्या ये डिफरेंट तो फिर भारत जोड़ो का क्या मतलब है? एक्चुअली ना, कुछ तो पॉइंट है जिसके कारण राहुल गांधी ने ये बात किया है। ये जब से भारत बना था ब्रिटिश जाने के बाद, भारत को जोड़ने के लिए ना बहुत झमेला हुआ। इसका हिस्टोरिकल चेकिंग कुछ इस तरह का है, भारत को जोड़ने के लिए बहुत झमेला हुआ। मैंने जहां जहां ब्रिटिश टेरिटरी था डायरेक्टली, वो सब जगह तो सीधा सीधा भारत में आ गया, लेकिन कुछ जगह था जो राजा लोग चलाता था, ठीक है, मैंने प्रिंसली स्टेट था, उनको इंटीग्रेट करते करते थोड़ा झमेला हुआ।
इसमें काफी सारे लोग, आप लोग हिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत जानते हो। जैसे हैदराबाद एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, त्रिपुरा एक प्रिंसली सिचुएशंस में था, हाँ, कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट में था, जूनागढ़ था गुजरात में। तो ऐसे छोटा बड़ा मिला के काफी सारे प्रिंसली स्टेट था, उसमें से कुछ प्रिंसली स्टेट इजीली भारत के साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो फिर बाद में जब भारत का एक संविधान बना तो उसमें भारत को कुछ जगह में यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया। यानी भारत कोई नेशन नहीं है, भारत कोई कंट्री नहीं है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बात भी किसी किसी जगह में मेंशन किया गया। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स माने कुछ स्टेट जुड़ के इंडिया बना है, माने एक भारत नहीं है, जुड़ जुड़ के भारत बना है। तो कुछ लोग अभी भी जुड़े नहीं है, कुछ लोग जुड़ना नहीं चाहता उसमें, उसके अंदर कुछ लोग बीच बीच में भड़काऊ बात करते हैं। पंजाब बोलते हैं हमको भारत में नहीं रहना है, हम तो खालिस्तान बनाएंगे। कश्मीरी बोलते हैं हम भारत के नहीं हैं। नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं हमें आजादी दे दो, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोपागेंडा, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशंस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी सिचुएशंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहीं पर एक्चुअली प्रॉब्लम है। अब जब एक कंट्री अंदर से, एक कंट्री में, यहाँ पर ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, सीधा पॉइंट एकदम इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में मैं बार करना चाहता हूँ। मेरा पॉइंट यहाँ पर कोई इतिहास में नहीं जाना चाहता। मेरा पॉइंट है कि अगर एक कंट्री बाहर से बिखरा हुआ दिखेगा, टूटा हुआ दिखेगा, ठीक है, मुझे बताओ क्या बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन एफडीआई इन्वेस्टमेंट आएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है। भारत के पास बहुत पैसा नहीं है, पॉपुलेशन का लोड बहुत हाई है। तो ऐसे हालत में अगर देश को एक इंटीग्रेटेड तरीके से, अगर देश को दुनिया के सामने नहीं रखोगे, तो दुनिया में जो भी बड़े कंट्री है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो अपना पैसा ग्रोइंग मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाना चाहता है, जैसे कि यूरोपियंस के पास बहुत पैसा है, अमेरिकन के पास बहुत पैसा है, सिंगापुर के पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो ये जो इवन अरबियन कंट्रीज के पास बहुत पैसा है, ये लोग क्या करना चाहते हैं, अपना पैसा को ग्रोइंग मार्केट में डालना चाहता है, जिस मार्केट में ग्रोथ है। ग्रोथ कहाँ होता है? जहां स्कार्सिटी होता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, बहुत फेमस इकोनॉमिकल फिनोमेना। ग्रोथ वहीं पर होगा जहां अभाव रहेगा। अगर अभाव पूरा हो जाए तो फिर ग्रोथ कहाँ से? आज के डेट में यूरोप का ग्रोथ कितना है और इंडिया का ग्रोथ कितना है? यूरोप स्टैग्नेंट हो गया है, यूरोप पूरा थम गया है। यूरोप में ऐसा कोई कंट्री नहीं है प्रॉपरली जिसका 2% का ग्रोथ रेट है। किसी किसी का तो नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है। यूरोप चिंता में पड़ गया, क्या करेगा? डेवलप है बट फार्दर ग्रोथ नहीं मिल रहा उनको। यूरोप चिंता में है। किसी किसी में तो इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, उसमें से एक रशिया यूक्रेन। अब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने में बाकी यूरोप में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कोई 1-2 साल का मैटर नहीं है, कभी कभी ये 10 साल, 20 साल, 50 साल तक भी खींच सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हर कंट्री चाहेगा कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ऐसे डेस्टिनेशंस पे पैसा को लेके जाए जहां पर ग्रोथ मिले। अब अगर भारत जो एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ स्टेज में है, अगर ये अपने आप को बाहर से मजबूती ना दिखाएगा, तो फिर बाहर वाले कंट्री जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कैसे इन्वेस्टमेंट लाएगा? और आप लोगों का करियर, आप लोगों का जॉब सिचुएशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सभी चीजें तो बाहर के पैसे से बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये होने वाला है, और बाहर का पैसा आएगा, इंडियन मनी भी बाहर जाएगा, इंडियन प्रोडक्ट बाहर जाएगा। तो ये जो फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट सब कुछ एक साथ काम करेगा तब जाके ग्रोथ बनेगा। अब अगर भारत का ऑपोजिशन लीडर, माने मैं राहुल गांधी का इस पॉइंट से मुझे एक चीज खराब लगता है कि भाई आप ऐसा इमेज ना बनाओ। हो सकता है देश के अंदर प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, लेकिन दुनिया के सामने इमेज ऐसा बनाओ कि ताकि दुनिया को लगे भारत सेफ एरिया है। आज मोदी प्राइम मिनिस्टर है, कल आप भी बन सकते हो, मे बी, आई डोंट नो, बट आप इमेज खराब मत करो। भारत को जोड़ने का जरूरत नहीं है, आप ये सोचो कि भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, आप उसको बेहतर करो, ठीक है। तो मेरा ये सिंपल मानना है, बाकी अलग अलग मेंटेलिटी हो सकता है, लेकिन दैट इज माय सिंपल पॉइंट। तो बेसिकली मैं क्यों थोड़ा राजनीति को खींचा, हो सकता है आप लोग मेरा राहुल गांधी मोदी वाला भाषण पसंद नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं सर, मैं यहाँ पर राहुल गांधी या मोदी पे भाषण नहीं करना चाहता। यूनिफाइड नेशनल मार्केट को समझाने के लिए मुझे 2-4 भाषण करना पड़ा कि ये यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्या है। माने ऐसा ना हो जब भारत में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ये ना लगे कि कश्मीर भारत का नहीं है,
ये नहीं लगना चाहिए। कश्मीर के लिए इन्वेस्टमेंट आने के लिए पागल हो रहा है। कश्मीर के ऊपर इन्वेस्टमेंट आने के लिए दुनिया पागल है। ऑलरेडी दुबई कश्मीर को एक अलग ही लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन ये तभी किया ना सर, ये इन्वेस्टमेंट 1990 में तो नहीं हुआ। दुबई जो आज कश्मीर में कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट 90s में क्यों नहीं हुआ, अर्ली 2000 में क्यों नहीं हुआ, क्यों ये 2020 में हो रहा है, 2024 में हो रहा है। आज वर्ल्ड का जो भी बड़ा बड़ा समिट होता है, लाइक जैसे रिसेंटली G20 का डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोग्राम होता है, उसमें कश्मीर भी उसका हिस्सा था। श्रीनगर में G20 का समिट भी हुआ, ठीक है। 21 जुलाई में मुझे याद है 2023 के 21 जुलाई जो योगा डे है, तो योगा डे कश्मीर से सेलिब्रेट किया गया। फॉरेन जो भी डेलीगेट्स होते हैं वो सभी आए थे। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं कि देखो श्रीनगर में चला गया तो क्या हो गया सर। जब जब फॉरेन डेलीगेट्स श्रीनगर आते हैं, कश्मीर आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया ये बात समझ चुका है कि कश्मीर को लेके पाकिस्तान या चाइना जो भी क्रिएट करने का कोशिश करे, सभी कोशिश नाकाम है सब, ठीक है। और ये दुनिया जब मान लेता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, तो ऑटोमेटिकली कश्मीर के प्रति जो इन्वेस्टमेंट है, जो टूरिज्म डेवलपमेंट का हिस्सा है, जो ग्लोबल टूरिज्म मैप में कश्मीर को जो इंटरनेशनल जो एक एक्सपोजर मिलता है, वो ऑटोमेटिक मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, भारत डेवलप करे ये बहुत सारा कंट्री नहीं चाहेगा, लेकिन अगर हम लोग अंदर से मजबूत रहे, हमारा टैक्स सिस्टम मजबूत रहे, हमारा बिजनेस सिस्टम मजबूत रहे, तो ये डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर, ठीक है। इसलिए इंडियन मार्केट को एक यूनिफाइड कैटेगरी में, एक सभी के लिए, इसीलिए जब आपको मैं स्टार्टिंग लेवल में जीएसटी का रोड मैप बताया था, जीएसटी जब 2000 से लेके 2017 का जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का जर्नी जब मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस टाइम पे आप लोगों ने एक चीज ख्याल किया था, आई डोंट नो, बट करना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट था, पॉइंट ये था कि सारा देश में जीएसटी लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू नहीं हुआ, थोड़ा बाद में हुआ, देखो, लेकिन ज्यादा देरी नहीं हुआ। लुक एट दिस, इन दिस होल टाइमलाइन सिनारियो, मई 2017 मार्च, फिर देखो फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट, देख पा रहे हो, 30 जून को। फिर 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लॉन्च हो गया। लेकिन 8 जुलाई को, ज्यादा नहीं, 8 दिन बाद, SGST Act passed by Jammu Kashmir, CGST IGST ordinance promulgated to extended GST to Jammu and Kashmir। ये देरी नहीं किया, ये करंट गवर्नमेंट के कारण हुआ है, चाहे आपको पसंद हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ये करंट गवर्नमेंट के कारण हुआ है कि करंट गवर्नमेंट देश को यूनिफाइड करने में दी, और देश को एक छत के लेके नीचे लाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है और करेगा, इतना मुझे भरोसा है। और ये होना बहुत जरूरी है। 2014 से भारत में बीजेपी का सरकार चल रहा है। आपको बीजेपी पसंद है नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी कर रहा है करंट गवर्नमेंट ने किया। अगर ये कांग्रेस किया होता, कांग्रेस को ही क्रेडिट जाता। अब बीजेपी के टाइम पे हुआ है तो क्रेडिट बीजेपी को ही देना पड़ेगा, और किसको देंगे, ठीक है। सो माय पॉइंट इज दैट पूरा देश को एक कॉन्सेप्ट के अंदर लाना, एक सिस्टम के अंदर लाना, ये बाहर से पैसा का फ्लो होने का एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन। বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা? একটা দেশ এমনি এমনি ডেভেলপ হয় না, এমনি এমনি পয়সা আসবে না, টাকা পয়সা ইকোনমি সব পরে, আগে দেশের ভেতরে একটা প্রপার হারমোনিয়াস সিচুয়েশন দরকার, ইন্টিগ্রিটি দরকার, দেশটাকে এক মনে করতে হবে। সেই জন্য রাষ্ট্রবাদের কথা উঠে আসে। राष्ट्रवाद माने इंग्लिश में जिसको नेशनलिज्म बोलते हैं, जो आजकल बहुत ही टूटा टूटा हालत में है। वो एक गाना है ना, सुने हो आप लोग इसका, क्या बोलते हैं उसको, कैलाश खेर का बहुत फेमस एक गाना है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। सुना गाना? नहीं सुना? सुनना कभी। परिंदा माने समझते हो? परिंदा माने बच्चे बर्ड्स, बर्ड्स को परिंदा बोलते हैं, लेकिन भगवान का होता है तो भगवान का बर्ड्स को परिंदा बोलते हैं। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, मैंने बेसिकली लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर जुड़ ना पाया। तो बेसिकली भारत को टूटने के लिए और भारत को तोड़ने के लिए बहुत एनिमी बना हुआ है, बट इंडिया अपने सिस्टम को जितना
मजबूत करेगा तो ऑटोमेटिकली देश के एक सिस्टम डेवलप होगा और एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी नेशनल लेवल में डेवलप होगा। ये कोई ऐसा नहीं कि चुटकी में एक सरकार बदल दिया और देश में एकदम इंडिया अचानक से सिंगापुर बन गया। ठीक है, एक चुटकी में सिंगापुर नहीं बनता है। ये यूथ को ये बात बहुत समझना चाहिए सर कि खेल चुटकी का है नहीं, ये सभी का देश, सबका देश है और सबको ये सब बातें, जितना ग्राउंड रियलिटी आप जल्दी समझो उतना अच्छा है सर। ठीक है, चलो। तो ये बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी जीएसटी के कारण, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स। जब भी फॉरेन इकोनॉमी इंडिया में एंट्री करेगा उसको पता चलेगा कि भाई पूरे भारत में ये सिस्टम लागू है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मिजोरम से लेके गुजरात तक, तो ऑटोमेटिकली उसको देश के किसी भी कोने में प्रोजेक्ट पाने के लिए हेल्प होता है। ऐसा ना हो कि वेस्ट बंगाल से बिहार चले गए रूल बदल गए, बिहार से उड़ीसा चले गए रूल बदल गए, ऐसा होने से फिर वो इस देश में कोई भी नहीं आना चाहेगा। এই সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস তো? ये पॉइंट का मतलब, हेलो, बोलो सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके सर। फिर देखो, ये बात मोदी जी बार बार अपने भाषण में यूज करते हैं, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। भाषण तो देते हैं, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए स्पीड थोड़ा कम है। क्योंकि स्पीड कम होने के पीछे रीजन है कि ग्राउंड लेवल में स्किल थोड़ा कम। ठीक है, मतलब अभी प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है मेक इन इंडिया, लेकिन मेक इन इंडिया बोलना और मेक इन इंडिया करने के लिए जो मैंने प्रॉपर माइंड सेटअप एंड स्किल, वो अभी नहीं है। आजकल लोगों के पास डिग्री भरा पड़ा है, लेकिन जो डिग्री तुमको सर्वाइवल स्किल्स नहीं सिखाता, वो डिग्री का तुम क्या करो? प्लीज टेल। अगर एक डिग्री तुम्हारे पास, तुम क्लास KG 1 से लेके अप टू 15th क्लास माने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अगर तुमको बोलते हैं कि भाई ये काम मुझे करके दिखाओ जिसमें तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ये काम मुझे आता है, तुम कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं सकते कि मुझे ये काम आता है, तो मुझे बताओ वो 15 साल तुमने क्या किया? यहाँ पर बात सिर्फ स्टूडेंट का नहीं है, यहाँ पर मैटर सिस्टम का भी है। इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम जो मोटा मोटी एवरेज लेवल में बात कर रहा हूँ, एक दो स्कूल का नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है? कुछ स्कूल है जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, देयर आर सर्टेन स्कूल्स, सर्टेन कॉलेजेस जो अच्छा है, बट वो हार्डली देश का टोटल एजुकेशन सिस्टम का 10 to 15% होगा। बाकी 75% एजुकेशन सिस्टम एवरेज है, किसी किसी का हालत तो बहुत बदतर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम को एक स्किलफुल बनाना ये देश का नेता लोगों का, देश का लोगों का जिम्मेदारी है। और ये स्किल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा ना, तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट डेवलप कभी नहीं हो सकता, चाहे मोदी जी कितना भी टीवी में आए, मन की बात करे, ठीक है, दिल की बात करे और बड़ा बड़ा स्टेज में जाके भाषण दे दे, इट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, एक चीज है, बार बार बोलने से उस चीज पे काम होता है। जो अभी बात हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को लेके, बहुत ज्यादा चेंजेस करने का कोशिश भी चल रहा है कि देश को, जैसे चाइना ने करके दिखाया, चाइना जिस तरह का स्किल डेवलपमेंट करके दिखाया, जिसके कारण पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना पे गया है, स्पेशली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चाइना लास्ट 30 इयर्स में, 40 इयर्स में जिस तरह का डेवलपमेंट किया, वेस्टर्न वर्ल्ड भी चौंक गया। कि मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड को लग रहा था, अमेरिका को लग रहा था, यूरोप को लग रहा था कि भाई हम क्या चीज है। आज चाइना का डेवलपमेंट देख के वेस्टर्न वर्ल्ड सोचते हैं कि भाई चाइना को ज्यादा जगह देंगे तो हम लोगों का हवा टाइट हो जाए। चाइना ने इतना डेवलपमेंट किया, और किसके जरिए किया? स्किल। तुम सोचो ना, हमारे घर पे लैपटॉप होता है, मोबाइल्स होते हैं, आईफोन्स होते हैं, इवन बहुत सारा ब्रांड यूरोप का ही होता है या अमेरिका का होता है, लेकिन मेक इन में क्या लिखा रहता था? मेड इन चाइना। तो ऐसा क्या बात है चाइना पे? चाइना के पास स्किल्ड लेबर है, जिस स्किल्ड लेबर को एक भाषण में स्टीव, जो आईफोन का जो CEO है, टॉम कुक, टॉम कुक ने एक जगह में एक बहुत अच्छा बात किया। बोलते हैं कि अगर अमेरिका में स्किल्ड लोगों का एक जगह बनाया जाए तो हार्डली एक बड़ा सा ऑडिटोरियम फुलफिल हो सकता है, लेकिन चाइना में अगर स्किल्ड लोगों का एक जगह बनाया जाए तो कम से कम 5 स्टेडियम भर जाएगा। कम से कम एक 5 स्टेडियम भर जाएगा। तो क्यों ना चाइना को काम मिलेगा? चाइना में प्रोडक्ट बना के दुनिया को बेचता है और भारत उसका वन ऑफ द बड़ा मार्केट है। तो इस तरह से चाइनीज डेवलपमेंट को काम किया। तो अगर चाइना, इवन मैं तो सोचता हूँ, इवन आप लोग देखोगे घर पे आप लोग वैलेंटाइंस डे पालन करते हो, क्रिसमस पालते हो, है ना? ऐसे बहुत सारा इवेंट्स है जो थोड़ा फॉरेन इवेंट्स है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिसमस फॉरेन इवेंट्स है,
मेरा कहने का मतलब है थोड़ा वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये तो आप लोग मान लोगे, ठीक है। क्रिश्चियनिटी तो इंडिया का नहीं है, क्रिश्चियनिटी वेस्टर्न वर्ल्ड से ही तो आया है, ठीक है। तो इवन हम लोग जब ये सब चीजें, इवन ये जो 14 फरवरी वाला जो वैलेंटाइंस डे या कोई भी डे, इसमें हम लोग टेडी बियर गिफ्ट करते हैं। इवन आप देखना क्रिसमस में अलग अलग जो सैंटा टोपी एटसेट्रा गिफ्ट करते हैं, आप देखोगे कि ये सैंटा टोपी भी चाइना बना के इंडिया को भेज रहा है, और उसको पहन के पार्क स्ट्रीट के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, मैंने वो टोपी भी मेड इन चाइना है। इवन वो तो छोड़ो, 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे हमारा है, उसके लिए जो झंडा बनता है ना, ठीक है, देखना वो जो गाड़ी में लगा दे ना छोटा छोटा, हाँ स्टाइल करके जो फेमस, मैंने क्या बोलते हैं उसको, शोपीस टाइप का जो झंडा होता है, फ्लैग, नेशनल फ्लैग, वो नेशनल फ्लैग भी चाइना बना के हमें बेचते हैं, हम उसको गाड़ी में सजा के लगाते हैं, वो भी मेड इन चाइना। टेडी बियर गिफ्ट कर रहे हैं, मेड इन चाइना। एक किसी जगह में तुम्हारा मैंने हांटू हांटू में कहीं दर्द हो गया नी में, उसको तुम गर्म पानी से सेंक देना चाहते हो, थोड़ा सा ये करना चाहते हो, वो भी मेड इन चाइना। तो मेड इन चाइना घर घर में घुसा है, सबको पता है, नॉट जस्ट इन इंडिया, अफ्रीका में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, वो लोगों के पास भी छोटा छोटा चीज मेड इन चाइना है। तो स्किल डेवलपमेंट करना एक मेंटेलिटी है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। हमारा देश अभी डिग्री के पीछे इतना भाग रहा है कि डिग्री तो बहुत लोगों के पास है, घर घर में ग्रेजुएट, घर घर में मास्टर डिग्री भरा पड़ा है, लेकिन काम का डिग्री किसी के पास नहीं है। उससे अच्छा डिग्री ना होता और कुछ काम आता, कुछ नॉलेज था, कुछ स्किल होता, तो शायद आज हम लोग भी चाइना के इक्विवेलेंट लेवल में टक्कर दे पाते। आज इंडिया चाइना से कम 50 साल पीछे चल रहा है, मैंने इससे भी ज्यादा हो सकता है, बट एवरेज में 50 ईयर्स तो कम से कम डेवलपमेंट के लिए इस पे। तो इसको compete करने का हमारे पास एक ही उपाय है, दैट इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब आप बोलोगे सर जीएसटी इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कैसे बूस्ट कर सकता है? सर बहुत भयंकर तरीके से बूस्ट कर सकते हैं आपको। जैसे मैं फर्स्ट बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू कलेक्शंस का 18% जीएसटी से आता है। ये जितना बढ़ेगा गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा बढ़ेगा। So GST has given major boost to the Make in India initiative of the Government of India by making goods and services produced in India competitive in the national as well as international market। माने जीएसटी रहने से क्या सुविधा होगा कि जो भी गुड्स हम इंडिया में लाएंगे, जैसे मानो ऑल इंपोर्टेड गुड्स आर बीइंग चार्ज आईजीएसटी, जब भी कोई गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करके लाएंगे उस पर भी जीएसटी लगाएंगे, मोर और लेस इक्विवेलेंट टू सीजीएसटी सिस्टम। दिस ब्रिंग्स पैरिटी इन टैक्सेशन ऑन लोकल एंड इंपोर्टेड गुड्स। माने इंपोर्टेड गुड्स भी जीएसटी में आ जाएगा, उसपे कस्टम भी लगेगा, उसपे जीएसटी भी लगेगा, और जो लोकल गुड्स है उसमें भी सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। तो इसमें क्या होगा कि सारे के सारे गुड्स जब एक ही सिस्टम के अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोकल चीज बनाने में लोग ज्यादा काम करेगा, कंपेयर टू इंपोर्टेड गुड्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम होगा। जैसे आपको मैं सिंपल 2-4 एग्जांपल दिया कि कम से कम एक टेडी बियर तो बना लो यार, अपने गर्लफ्रेंड को देने के लिए या बॉयफ्रेंड को देने के लिए। खुद तो नहीं बना सकते बट इतना स्किल्स लोगों के अंदर है, ठीक है, चाहने से वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, टू बूस्ट द लोकल इकोनॉमी, ठीक है। जैसे इसको लेके एक भाषण में प्राइम मिनिस्टर एक बार बोल रहा था, करंट प्राइम मिनिस्टर, कि लोकल को फोकल बना के, लोकल को फोकल बना के ग्लोबल करना, लोकल को फोकल बना के ग्लोबल करना, ये बहुत जरूरी है, और जीएसटी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान करना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से सभी चीजों को एक साथ करके बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। द सबसमिंग ऑफ मेजर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इन जीएसटी, complete and comprehensive set off of input tax of goods and service and phasing out central sales tax। पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाता था, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाता था। मैंने अभी आप कुछ देर पहले ही बोल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट का होता था वैट, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। वैट के साथ सीएसटी का कोई कनेक्टिविटी नहीं था। ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को जीएसटी बेसिस का पहला क्लास में कैलकुलेशंस के साथ समझाया था, ठीक है। तो ये सब सिस्टम अभी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो द कॉस्ट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विस भी कम हो जाता है, एंड रिजल्टेंटली the competitiveness of the
Indian goods and service in the international market may increase to give boost and investment in Indian exports. With a boost in exports and manufacturing activity, more employment would be generated and GDP would increase. ठीक है, एकदम टू दी पॉइंट बताना है सर, एकदम टू दी पॉइंट. ठीक है, तो ये क्या पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा कि सर जीएसटी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकता है. तो पहला पॉइंट था क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट. सेकंड मैंने बताया आपको टू बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. थर्ड मैंने आपको बताया बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर. सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर माने पहले कैसा सिस्टम था, लास्ट दिन बता कि कितना सारा अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के जीएसटी को डेवलप किया गया. दैट मींस टैक्सेस सबसम्ड इन द जीएसटी. तो पहले कम से कम 12-15 तरह का टैक्स होता था. वो 12-15 तरह का टैक्स एक छत के नीचे आके जीएसटी के नाम से पुकारा जा रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स. तो इसमें क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पूरा टैक्स सिस्टम को संभालते हैं. सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो जाता है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इजी हो जाता है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इजी हो जाता है. आपको एक चीज दिखाने से आपको समझ में आएगा. ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बने कौन से देश में बिजनेस करना आसान है, कौन से देश में बिजनेस करना आसान है. इसका एक रैंकिंग वर्ल्ड बैंक डेवलप किया था. आई डोंट आप लोग जानते हो कि नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं. जानते हो? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग. ये रैंकिंग बंद हो गया सर 2022 या 23 में बंद हो गया. क्यों बंद हुआ जानते हो? ये चाइना के डुप्लीकेसी के कारण. चाइना बहुत सारा डेटा मैनिपुलेट करता है. चाइना देखना बहुत सारा डेटा ना मैंने दुनिया को बताता नहीं. ठीक है, मैंने बेसिकली बहुत चीजों छुपाता है. चाइना का सब कुछ अच्छा है, फास्ट ग्रोथ, उसे बहुत कुछ सीखने लायक है. जो सीखने लायक है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. लेकिन चाइना का कुछ चीजें ना बहुत ही मैंने फ्रस्ट्रेटिंग टाइप का है कि जैसे आपको दो चार एग्जांपल देने से आप समझ जाओगे. चाइना में ना कोई भी लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता. वहां पर जो नेता बने, जो वहां का पॉलिटिकल लीडर जो सोचेगा वही हो सकता है. इंडिविजुअल फ्रीडम कुछ नहीं होता. इवन हम आप तो छोड़ो, कॉमन मैन का बात छोड़ दो. चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का नाम था जैक मा. ठीक है, जो इवन एशिया का यानी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन में से एक है एंड एशिया का एक टाइम पे अंबानी को भी टक्कर दिया था. अलीबाबा ग्रुप का मालिक है, नाम सुने हो? हाँ, अली एक्सप्रेस या अलीबाबा. ये जैक मा एक बार गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा क्रिटिसाइज किया था, चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में. गायब कर दिया उसको. मैंने गायब कर दिया, मैंने पूरा अंडर मैंने कहाँ घुसा दिया, अंडरग्राउंड कर दिया. अभी जैक मा का एक भी आवाज नहीं आता. और कहीं पर कुछ भी नहीं बोल पाते, कोई इवेंट पे बोल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते. अगर बोलेगा तो या तो चाइना से बाहर चलो, चाइना में वापस आने नहीं देंगे. मैंने चाइना इतना ज्यादा वन वन मैन आर्मी की तरह काम करता है. मैंने एक ही इंसान सब कुछ बोलेगा. देश का बाकी लोग क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने चाइना के साथ अगर इंडिया का एक सिस्टम का अगर आपको मैंने बात करूं, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है. तो ऐसे डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको तारीफ तो कर ही रहा हूँ और करता रहूंगा. सब मैं क्यों, दुनिया करता है तो करना पड़ेगा. लेकिन जैसे चाइना में अगर मानो कहीं पर रोड बनाना होगा गवर्नमेंट को, सुन चीज पता है चीज, चाइना में अगर किसी को रोड बनाना होगा तो गवर्नमेंट अगर बोल दिया कि इस एरिया से रोड बनेगा, मानो उसके बगल में तुम्हारा घर या मेरा घर पड़ता है. ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई इतना पैसा लो और चुपचाप हटो यहाँ से. तुम वहां पर कोई रोना धना नहीं कर सकते, नहीं यहाँ से मेरा पुश्तैनी घर है, 100 साल से मेरा घर इधर है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे. अगर यही चीज भारत में होगा, अगर गवर्नमेंट बोलेगा यहाँ से रास्ता बनेगा तुमको घर हटाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लोकल ये लोग आ जाएगा, एक्टिविस्ट लोग आ जाएगा. ठीक है, जो समाज सेवक है, एक्टिविस्ट लोग आएगा. फिर कोर्ट में केस बनेगा, फिर केस 5 से 10 साल कोर्ट में चलेगा. उसके बाद कोर्ट क्या डिक्लेरेशन देता है, उसके बाद वो डिसीजन होगा कि वहां से लाइन बनेगा, रोड बनेगा या नहीं. तो यहाँ पर बोलने का आजादी है, हक का आजादी है, राइट है यार. भले ही डेवलपमेंट देरी में होता है, डेवलपमेंट स्लो है, बट आप आजाद हो. बट चाइना में ये सब आजादी वगैरह नहीं. गवर्नमेंट का मन है कि इधर से रास्ता बनाने से मेरे को कॉस्टिंग कम पड़ेगा तो इधर से ही बने, चाहे
किसका क्या, मैंने कोई आपका आपका राइट बोल के कुछ नहीं। दिस काइंड ऑफ थिंग्स चाइना में चलता है, जो डेवलपमेंट के अंदर मैंने बाहर से दिखता नहीं है, छुप जाता है। चलो छोड़ो, ये सब बात और नहीं करूंगा, सीधा आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कुछ पॉइंट दिखाता हूँ कि दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ल्ड बैंक ने ये सिस्टम डेवलप किया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये 2020 तक चला था, उसके बाद ये सिस्टम बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ चाइनाज मैनिपुलेशंस। ठीक है, चीन के कारण ही बंद हुआ। जिसका रैंकिंग जितना माने जिसका पॉइंट जितना हाई है, उसका पोजीशन उतना अच्छा है। जो देखो एकदम ग्रीन ग्रीन एरिया है, ये सब डेवलप नेशंस है मैक्सिमम। इंडिया एकदम लाइट ग्रीन में नहीं है, इंडिया का स्कोर आई थिंक 70 टू 74 के अंदर आ जाता है। कलर से आप पहचान सकते हो। जो ब्लैक एरिया है वो सब एरिया बिजनेस करने के लायक हालत ही नहीं है, माने कोई इजीनेस नहीं है सर, इंसान इंसान को मार देता है, खा लेता है, ऐसा हालत है। सिचुएशन इज वेरी पुअर। ठीक है, और कुछ एरिया है जिसका डेटा भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया का क्या स्कोर था और इंडिया बाद में क्या स्कोर किया था, इसका एक डेटा होना चाहिए। है क्या? हाँ है, ये देखो। ये 2020 का अगर मैं लास्ट डेटा आपको दिखाऊं और उसके पहले 2014 का डेटा आप चेक कर सकते हो। अब क्यों 2014 या 2012? क्योंकि करंट गवर्नमेंट के आने के बाद और जीएसटी आने के बाद क्या चेंजेस हुआ, ये दिखाने के लिए मुझे ये डेटा आपको दिखाना पड़ रहा है। आप देख सकते हो न्यूजीलैंड इस चीज में लगातार 3-4 साल नंबर 1 रैंकिंग में है। और 1 2 3 लास्ट 10-12 साल से 10-15 साल से न्यूजीलैंड नंबर 1 पोजीशन पे है। सिंगापुर नंबर 1 नंबर 2 के जगह बाद उसका कोई जगह नहीं है। हांगकांग, डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूएस, जॉर्जिया, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, लिथुआनिया, मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, दीज आर दी डेवलप एरिया। ये सभी डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप एरियाज हैं। यहाँ का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से पता चल रहा है। इजीली बिजनेस मिलता है, इजीली इन्वेस्टमेंट होता है, इजीली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जहां पैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, बिजनेस होगा, सब चीज नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बात करते हैं भारत की। दिखाई दिया तो मुझे बोलना सर। ऑब्वियसली हम लोग पीछे रहेंगे सर, इतना आसान नहीं है हमारा देश। लेकिन लुक एट दिस सिचुएशन। 2011-12 में हम लोगों का सिचुएशन था 134। देख पा रहे हो सर? 134 से 2017 के आसपास, 14 15 16 के आसपास हमारा रैंकिंग हो गया 77। 134 से 77, पूरा 50% में हम लोग रैंक में डेवलप किए। उसके बाद 2020 में हमारा स्कोर हुआ 63। और अगर आज भी वर्ल्ड बैंक ये सिस्टम चलाता तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इंडिया का स्कोर 50 के नीचे आता, 100%। तो ये जो ग्रोथ आप देखे हो ना, लास्ट 10 साल में ही हुआ है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले इंडिया का स्कोर वही 120 से लेके 135 के बीच में, ठीक जैसे फुटबॉल में हम लोग का रैंकिंग है। इंडिया का फुटबॉल रैंकिंग का पता है ना, हमेशा 100 के ऊपर ही रहता है, वैसा ही हालत था हमारा। फर्स्ट टाइम हम लोग 100 में आया 2014 में, उसके बाद 77, फिर 63। मामूली बात नहीं है, और इसमें जीएसटी का एक बहुत बड़ा रोल है। दिस इज कॉल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। माथा में जा रहा है बात? चलो, ये सवाई बुझते पारलो ব্যাপারটা? यस सर। यस सर। तो क्या मतलब निकला कि सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर होने में, अगर टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होता है। सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हमें पता है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालते हैं। ऐसा नहीं है जैसे ही स्टेट बदला अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स सिस्टम लागू कर रहा है, नहीं कर सकता। आज अगर कोई फॉरेन ब्रांड वेस्ट बंगाल में बिजनेस करने आते हैं या उड़ीसा में जाते हैं या गुजरात में जाते हैं, तो अलग अलग स्टेट का चीफ मिनिस्टर उनके साथ अलग से डील नहीं कर सकता। सब कुछ नेशनलाइज्ड कॉन्सेप्ट से और एक सर्टेनिटी माने एक कॉमन कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जहां जाओ अलग अलग रूल सामने आ जाए। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इजी टैक्स कॉम्प्लायंस। पहले क्या था, वैट का अलग से भरो, सीएसटी का अलग से भरो, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दैट इज जीएसटी पोर्टल, इसी के अंदर जाने से आपका सारा काम हो जाएगा। वैट का, सर्विस का, माने सॉरी गुड्स का, सर्विस का, हर चीज का एक सिंप्लीफाइड सिस्टम
इसको बोलते हैं इजी टैक्स कॉम्प्लायंस। ये जो CSCS CMA वाले लोग हैं, इन्हीं को कॉम्प्लायंस संभालना पड़ता है, एंड जो पहले से काफी इजी एंड काफी सिंपल हुआ है। ठीक है, तो अगर सिस्टम सिंपल नहीं होगा ना तो ग्रोथ कभी नहीं आएगा। जैसे आज, और एक चीज आपको, अगर ये सब समझ में थोड़ा देरी हो रहा है या आपको थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, आपको मैं अगर यूपीआई के बारे में बात करूं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हम लोग गूगल पे, जी पे, भीम यूपीआई ये सब यूज करते हैं ना सर, ये सब कितना स्पीड किया है आप मुझे बताओ। आप घर से निकलते हो, अगर आपके पास वॉलेट नहीं है या आप पैसा कैश लेके निकलना भूल जाते हो, आज यूपीआई डेवलपमेंट हुआ बोल के आप कहीं पर भी कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, और कितना फास्ट एंड इजी एंड विथ प्रूफ। इवन अगर आपको, आप किसी को पेमेंट करते हो, अगर आप रिसीव भी नहीं लेते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैंक ने सारा प्रूफ है। ये सुनो, तो सिस्टम अगर इजी रहेगा, सिस्टम अगर कॉम्प्लायंसफुल रहेगा, तो चीजें ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिक होगा। कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं खरीद नहीं सकता। अरे भाई, पॉकेट में कैश नहीं है, ऑनलाइन में तो होगा। जो चीजें आ गया है, फास्ट फॉरवर्ड इकोनॉमी हो गया ये। आज जितना हम लोग बोलते हैं ना वी आर स्मार्ट, सर स्मार्ट होने के लिए पहले तो सिस्टम को स्मार्ट करना पड़ेगा। कपड़ा स्मार्ट होने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। आजकल पीटर इंग्लैंड पे एक जमाना था कि कोई अगर रेमंड या पीटर इंग्लैंड पहनता था तो स्मार्ट कहलाता था। अभी पीटर इंग्लैंड तो नॉर्मल लोग भी पहन लेते हैं। आज से 15-20 साल पहले किसी के पास अगर घर पे अगर कोई पीटर इंग्लैंड का कपड़ा का, वो क्या बोलते हैं इसको, पीस लेके देता था, पीटर इंग्लैंड, वाह, नाम से ही लगता था स्मार्ट बन गया। आज वो नहीं है। आज कपड़ा महंगा पड़ो सस्ता पहनो फर्क नहीं पड़ता। ये जो लोग बाइक टैक्सी चलाते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, रैपिडो या समथिंग लाइक दैट, ये लोग कम स्मार्ट है क्या? काफी स्मार्ट है। कम से कम मंथली कितना कमाते हैं जानते हो एवरेज में? एनी आइडिया? कत कम है सर 60,000। 50 to 60,000 एवरेज। जो भी करे, मल्टीपल करे, कम करे, सिस्टम उनके पास एक सिस्टम है। 45 माने 50-60 कोई कोई अच्छा कर लेता है, बट 40 to 45,000 एवरेज कमा लेता है, इवन इन कोलकाता मार्केट ऑल्सो। यस, यू आर राइट अरविंद। 40 to 45,000 एवरेज में कमाता है। कपड़ा से मत जाओ। जो लोग टाई पहन के वो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं, उनका भी सैलरी 30-35 का होता है। हो सकता है, लेकिन इनका एक चीज है, ये क्या मेरे को एक दिन बोलता है कि हम लोग का अच्छा है सर, अभी मन किया तो काम करेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे। लेकिन वो मेरे को, मैं काफी लोगों से बात किया, सबको मेरे को एक रफ आइडिया दिया। इवन कोई कोई तो मुझे वो खोल के दिखा देता है अकाउंट कि कितना उनका अर्न हो जाता है। R1 कंपनी बोल के एक ऐप होता है ना, जिसके थ्रू से घर पे काम के लोग आते हैं। तो जो मेरा हेड मैंने हेयर स्टाइलिस्ट जो आते हैं, मैं बुक करता हूँ R1 कंपनी से, वो मेरे को सारा चीज शेयर करता है। उसका एवरेज, एक सैलून का काम करने वाला, जिसको हम लोग साधारण बंगाली में बोलते हैं नापित, ठीक है, एक कॉमन सेंस में एक नापित का रोजगार नॉर्मल में 10 से 15 हज़ार से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, होना चाहिए नहीं बोलूंगा, नहीं होता है। लेकिन जो लोग ये यूसी वगैरह में काम कर सीख गया या काम कर रहे हैं, इनका एवरेज इनकम वो मेरे को दिखाता है 45,000, 40 to 45,000, मोर देन दैट इन सर्टेन केसेस ऑल्सो। कोलकाता में थोड़ा रेट कम है, दूसरे शहर में गुड़गांव वगैरह में तो भयंकर। इट्स नॉट अ जोक। मैंने, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इकोनॉमी के पहले जमाने में नापित क्या होता था आज से 15-20 साल पहले ये ना या नापित या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्बर, है ना, ये बार्बर लोग कितना कमा सकता था, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। गांव साइड में एक छोटा सा दुकान होता था, और उसके ऊपर एक लकड़ी का एक चेयर होता था, ठीक है, उसमें एक सामने आईना लगा के, यही उनका इकोनॉमी था। आज जिनको थोड़ा सा अच्छा काम आ गया, वो कितना कमा रहा है। इट्स नॉट अ जोक। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सिस्टम सिंप्लीफिकेशन। लोग एडुकेटेड हो रहा है, जो लोग पढ़ा लिखा कर रहे हैं वो सिस्टम को इजीली कनेक्ट कर पा रहा है।
और जो भी काम उसको पैदाइशी आता है ना, वो काम करके भी वो कमा रहा है। तो ये एक शाहरुख खान का एक डायलॉग नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, धंधे से बढ़कर धर्म नहीं होता। तुम मुझे बताओ, ये जो सैलून का काम करते हैं या हेयर ड्रेसर या हेयर स्टाइलिश होते हैं, इनका काम कभी खराब होगा? जिसको आता है, और ये सब मैंने बाई प्रोफेशन आते हैं, मैंने उनका दादाजी करते थे, उनका पापा करता था, वो करता है, कभी नहीं जाएगा। प्रॉब्लम है कि एक समय में हम लोग इनका दाम नहीं करते थे, लेकिन आज सिस्टम डेवलप होने के कारण समाज के रूट लेवल पे जाके भी लोग इन काम करने का कोशिश में कर भी पा रहे हैं और कर भी रहा है। तो आई थिंक कि ये सब सिस्टम डेवलप के कारण ही हो रहा है, इसका और कोई कारण नहीं है। आज आज सड़क के साइड में तुमको बेकार बंदा कम मिलेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ नहीं तो डिलीवरी का काम तो है ही ना। डिलीवरी करके एक मिनिमम लेवल में साइकिल लेके भी जो डिलीवरी करते हैं, वो भी 10 से 15 हजार आराम से कमा रहा है, एकदम मिनिमम लेवल। तो बेकार का संख्या भी तो कम हुआ है। अब कोई बोलेगा सर, लोगों का देखो उम्मीद खत्म नहीं होता। पर्सनली इंसान कभी भी मैंने सेटिस्फाइड नहीं होता। इवन तुम उसके बात करोगे कि भाई अच्छा ही तो चल रहा है, वो बोलेगा नहीं, कहाँ अच्छा है, इतना सारा दिन मेहनत करते हैं, तो लास्ट में जाके आपको डिलीवरी किया, मेरे को कितना मिला, 20 रुपीज, वो ऐसे करके आपको बोल सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये चीज वो भूल जाता है कि एक समय था उसके पास कोई काम नहीं था। चलो भूलना नहीं है, बेसिकली लोगों का एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं पूरा होता, जितना दे दो हमेशा लगता है कम ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक वे में बात नहीं कर रहे हैं, होलिस्टिक वे में बात कर रहे हैं। और एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट। आज गवर्नमेंट भी ये सब चीजों को क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर बिजनेस चलेगा, जीएसटी आएगा, हमारा भी पैसा आएगा, उस पैसे से हम भी डेवलपमेंट का बात कर सकते हैं, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जीएसटी का रोल, मैंने बांग्लादेश एक কথা বলে না, অনস্বীকার্য, मैंने अब अनबिलीवेबल डेवलपमेंट है, और जितना समय जाएगा और डेवलपमेंट होगा। ऑटोमेटेड प्रोसीडियर्स विद ग्रेटर यूज ऑफ आईटी, आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑटोमेटिकली सब कुछ आजकल रेडी हो जाता है। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, आगे आगे मैं और दिखाऊंगा आपको। ये जीएसटी में जैसे किस तरह से लेजर बनता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ठीक है, किसका कितना रिटर्न होता है। जैसे यहाँ पर एक दिया है मनिंदर सिंह का जीएसटी नंबर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आईजीएसटी का वैल्यू कितना पड़ा है दिखा रहा है, सीजीएसटी का कितना पड़ा है, क्रेडिट कितना है दिखा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर में दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जीएसटी का ये डेमो डैशबोर्ड है, इसमें आपको मैं आगे आगे दिखाऊंगा कैसे पूरा सिस्टमेटिक वे में कि किसका कितना जीएसटी लायबिलिटी है, कितना रिटर्न फाइल करना है, कौन से मंथ का क्या है, ये सब आगे आगे मैं ऑलरेडी रिसेंटली एक बार काफी लोगों को पढ़ाया, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे रिटर्न फाइल करना होता है, कैसे वो चीजें ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है, सब कुछ दिखता है लेजर में, ठीक है। तो ये सब आईटी के कारण संभव हुआ है। और ये जीएसटी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं इन्फोसिस, बहुत सारे कंपनी का बनाते हैं, टीसीएस करता क्या ये सब, बहुत सारा चीजें हैं सर, मैंने काम खत्म नहीं है, इतना काम है। इजियर टैक्स कॉम्प्लायंसेस पहले ही बोला था। एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए क्या एडवांटेज है? बेनिफिट्स टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का बेनिफिट है एवरेज टैक्स बर्डन, मैंने किसी एक के ऊपर पूरा बर्डन नहीं आता, क्योंकि वो टैक्स बर्डन शिफ्ट करते हैं। होलसेलर मैन्युफैक्चरर पे डाल देता है, सॉरी मैन्युफैक्चरर होलसेलर पे डाल देता है, होलसेलर रिटेलर पे डाल देते हैं, रिटेलर कस्टमर पे डाल देता है। तो किसी के एक जन के ऊपर बर्डन नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो लोग टैक्स बर्डन शिफ्ट करते हैं। तो एवरेज टैक्स बर्डन ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैज कम डाउन, व्हिच हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मोर कंजम्पशंस, which in turn means more production and thereby boosting the growth of the industries. इंडस्ट्री को भी काफी हेल्प मिला है, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरे अकेले के ऊपर पूरा खेल नहीं है, क्योंकि उनको आईटीसी मिलता है। क्या मिलता है उनको? आईटीसी मिलता है। मैंने आपको आईटीसी समझाया था ना लास्ट क्लास में कि किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट काम करते हैं, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, मैं 2 क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग समझा दिया था, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट पूरा समझा दिया था कि कैसे क्रेडिट का फ्लो होता है, और एक चैप्टर भी आएगा आगे जाके इनपुट क्रेडिट कैसे, पूरा डिटेल्स चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर माना जाता है। स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स का क्या बेनिफिट है? GST has increased the threshold limit for GST registration for small businesses. Small business have also been provided the benefit for composition scheme. अगर आप small businessman हो तो आपको रेगुलर में नहीं आना चाहिए, आप कॉम्पोजिशन डीलर बन सकते हो। कॉम्पोजिशन डीलर का क्या है? ये लोग मंथली एक क्वार्टरली एक रिटर्न भर देता है,
ठीक है, और एनुअल में एक एनुअल रिटर्न कर देता है और क्वार्टर में कुछ ना कुछ पेमेंट कर देता है। तो इसको रेगुलर में ना भी आएगा तो भी चलेगा, और वो भी देश का बिजनेस का एक पार्ट बन जाता है कि वो भी एक जीएसटी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के खाता में एक बिजनेसमैन बन जाता है, भले ही वो स्मॉल बिजनेसमैन है बट वो भी गवर्नमेंट के खाता में एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन। वो किसी से जीएसटी, जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में बिजनेस करते हैं वो किसी से जीएसटी चार्ज नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट के खाता में वो एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन बन जाता है। इसके ऊपर अलग से चर्चा होगा, देयर इज अ चैप्टर नोन एज चार्ज अंडर जीएसटी। उसमें मैं आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछते हैं, 100% क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो बड़ा इंडस्ट्री, छोटा मोटा बिजनेस, सबको कैसे फायदा है, यही चीज आपको समझाया गया कि हाउ जीएसटी इज इंपॉर्टेंट फॉर दी कंट्री। समझ में आया? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे, क्या आप जवाब नहीं दे पाओगे? हेलो, अगर इतना का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि बताओ कि जीएसटी कैसे कंट्री को बेनिफिट करता है, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, सिटीजन को, नहीं बता सकते। हाँ, अब देखो एकदम एग्जैक्टली कॉपी बुक तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज आप लोग ख्याल रखना, पॉइंट जो है वो टू दी पॉइंट होना चाहिए। अंदर का बात थोड़ा बहुत एक दो लाइन कम ज्यादा हो सकता है, बट प्रिसाइजली लिखना। एकदम ऐसा नहीं कि 1.5 पादा 2 पादा भर दिए, ऐसा नहीं है, एकदम टू दी पॉइंट लिखना है, ठीक है। नंबर देख लेना, अगर 4 नंबर पूछा तो 4 नंबर के हिसाब से एक पेज के अंदर भी शॉर्ट में चीजों को अगर एक्सप्लेन करना आता है तो आपको अच्छा मार्क्स कैरी हो जाता है। नॉर्मली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलवेज नहीं पूछता, बट हाँ कभी कभी किसी एक टफ क्वेश्चन के साथ इस तरह का इजी क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है। ओके, क्योंकि बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ये सब बात मैं कर ले रहा हूँ। एक चीज लास्ट दिन पढ़ाते पढ़ाते एक पॉइंट आया था, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक सेकेंड। जीएसटी किस चीज में जीएसटी नहीं लगता, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी होता है। फर्स्ट रूम क्या वो दिख दिए चले ये दिख दिए चले। चाहिए, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कि जीएसटी ए टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दिखाई दे रहा है? जीएसटी ए टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, ए टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि गुड्स पे एंड सर्विस पे जीएसटी कैसे लगता है। तो इसके बारे में एक सिंपल बात बोलते हैं कि जीएसटी इज लेवाइड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी बेसिकली सभी गुड्स पे एंड सर्विस पे लगाया जाता है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस। बात समझ में आया? जीएसटी इज लेवाइड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज except alcoholic liquor for human consumption and petroleum crude, diesel, petrol, ATF and natural gas. याद रहेगा? हेलो, यस सर। सर ठीक है। सर एटीएफ এর ফুল ফর্ম কি? एटीएफ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল, লিখ ले। एविएशन टरबाइन फ्यूल माने बेसिकली वो हवाई जहाज में जो लगता है, एरोप्लेन में। एरोप्लेन पे लगता है सर एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लियर कट बोला है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द रियल्म ऑफ जीएसटी। माने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन माने सिंपल तरीके से जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दारू, और बंगाली में जिसको हम लोग बोलते हैं मौत, मौत, ठीक है। इतना तो समझते हो आप लोग? कुछ नहीं तो कुछ ना समझे ना समझे इसके बारे में सबको मोटा मोटी आइडिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बात लोगों को माने बोलना मना है या करना मना है, लोगों को वो सब बातें ज्यादा याद रहता है।
घर पे अगर छोटा बच्चा होता है ना, उसको अगर तुम बोलोगे कि भाई आग में हाथ मत देना, वो उसी में हाथ डालेगा। वैसा ही है ये दारू मौत जैसे चीजें, सबको पता है ये बेकार खराब चीजें हैं, ठीक है, लेकिन उसी को पाने के लिए लोग पागल होते हैं। ये इंसान का एक गजब एटीट्यूड होते हैं सर, कैरेक्टर्स, ठीक है। जो मना करो तो उसी के पीछे भागेगा, ठीक है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगाया। देयर इज अ बिग क्वेश्चन, क्यों दारू पे जीएसटी क्यों नहीं है? कौन बता सकता है मुझे क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि स्टेट रेगुलेट करता है, यू आर राइट सर, बट व्हाई? पॉलिसी है जहाँ गुजरात है, बिहार है, अल्कोहल बैन। वो तो अल्कोहल बैन का बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो तो बिहार और बिहार गुजरात ड्राई स्टेट है। वो ड्राई स्टेट गवर्नमेंट ने, उसका स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, वो तो स्टेट का पॉलिसी हो गया। बट ये तो स्टेट का पॉलिसी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है कि दारू को जीएसटी परव्यू में नहीं रखा गया। ये कौन डिसाइड किया? जीएसटी काउंसिल डिसाइड किया। हाँ, ऑनलाइन में एक जवाब मिला कि रेवेन्यू किसका कम हो जाएगा बाबू? कार रेवेन्यू को में जाते सेंट्रल गवर्नमेंट है ना ना स्टेट जीएस माने स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। हाँ, तू क्या बोल रहा था? মুসলিম যে অ্যালকোহলের বস্তুগুলো আছে মেডিসিনাল, তারপর মানে বিউটি প্রোডাক্টস, তারপরে খাওয়ার জন্য। वो सब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ह्यूमन कंजम्पशन वाला बात किया है। तुम जो टॉयलेट प्रिपरेशन का जो तुम बात कर रहे हो, जो मेडिसिनल यूज है, वो जीएसटी परव्यू में है। बट ह्यूमन कंजम्पशन वाला जो अल्कोहल है वो जीएसटी परव्यू में नहीं है। इसका सही जवाब नील ने सही दिया। बेसिकली इसमें स्टेट वैट लगता है, इसमें स्टेट वैट लगाया जाता है। वो स्टेट वैट जो पुराना वैट चलता था, उसी वैट का एक पार्ट आज भी दारू पे लगाया जाता है, जो नॉर्मली किसी स्टेट में 30%, किसी स्टेट में 35%, किसी किसी स्टेट में 40% तक भी वैट रेट है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा खासा रोजगार होता है, और स्टेट गवर्नमेंट ये चीज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भाई इसमें आप अपना जीएसटी का कॉन्सेप्ट मत लाओ, ठीक है। अगर 28% भी आप लगाते हो फिर भी हमको 2% लॉस है। उसमें वो उल्टा स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स सिस्टम के अंदर ये दारू का कॉन्सेप्ट को रख लिया। बोलते हैं कि अगर हमको मन करे तो हम 30% लगाएंगे, हमारा मन करे तो 35 लगाएंगे, हमारा मन करे तो 40 लगाएंगे। इवन आपको बता दूं कि ये लोग अमेंडमेंट कर लेता है कोरोना के टाइम पे, ड्यूरिंग दी कोविड डेरा, कोविड टाइम सारा चीज बंद था, सब कुछ बंद हो गया था, करीब कम से कम मास 2 महीने के लिए। 2 महीने बाद जब दुकान खोला, सबसे पहले दारू का दुकान खोला गया। जानते हो, सबसे पहले जो लाइन लगा वो लिकर शॉप पे सबसे ज्यादा बड़ा लाइन लगा, और उसमें सबसे बड़ा माने लिजेंडरी माने क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग लाइन लगा वेस्ट बंगाल में एंड दिल्ली में। वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट लिकर पे 70% वैट लगाया ऑन दैट टाइम। 70% वैट रेट, माने अगर 1000 का बॉटल है तो 700 टका वैट है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 65% वैट लगाया था, अप्रॉक्स 60 to 65%। आप लोग गूगल करके थोड़ा और कंफर्म कर सकते हैं। 60 to 65% वैट लगाया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। बाकी और भी स्टेट्स ने अपना अपने मर्जी से वैट रेट को बढ़ा दिया था ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे इसीलिए गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर नहीं रखा और वो स्टेट टैक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, क्लियर हुआ बात? अच्छा, अब देयर इज अनदर पॉइंट सर, पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा जो पेट्रोल आता है, डीजल पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, ये सब में भी जीएसटी नहीं है। ये सब दे आर नॉट प्रेजेंटली लिवेबल टू जीएसटी। जीएसटी विल बी लिवाइड ऑन दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। 2017 से जब से जीएसटी बना है तब से ये काउंसिल भी बना है। 2017 से 2024 हो गया, 8 साल निकल गया। 8 साल में अभी भी, 7 साल में अभी भी नोटिफाई ही करके रख दिया, अभी तक पेट्रोल डीजल में जीएसटी नहीं आया।
Till such date, central excise duty continues to be levied on manufactured production of petroleum crude, diesel, petrol, and aviation turbine fuel. Now there is another point. Sir, इसमें क्यों? इसमें भी अभी भी क्यों VAT and excise duty क्यों लगता है? मैं आपको एक पेट्रोल प्राइस का ब्रेकडाउन पहले भी दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूं. लुक एट सर, देखो, जस्ट लुक एट दिस सिचुएशन. ये थोड़ा पुराना है बट समझने के लिए काफी है. 2020 का डेटा है, ड्यूरिंग कोरोना टाइम. 1 लीटर पेट्रोल इंपोर्ट करने में, माने क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में उस टाइम पे 26 टका 34 पैसा खर्चा होता है, इंक्लूडिंग जहाज का भाड़ा, रिफाइन का भाड़ा एंड अदर मार्जिन वगैरह. डोमेस्टिक फ्रेट पे लग जाता था, मैंने बाहर से लाने का 26 टका 34 पैसा 1 लीटर पेट्रोल का दाम, उसमें 37 पैसा पर लीटर पे डोमेस्टिक भाड़ा लगता है, मैंने जहाज से निकलने के बाद लोकल एरिया में जाने का. फिर इस अमाउंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लीटर पेट्रोल पे 32 टका 98 पैसा, मैंने अप्रोक्स 33 रुपीज अपना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता. पेट्रोल पंप वाले को 3 टका 65 पैसा पर लीटर पेट्रोल बेचने पे कमीशन मिलता है. स्टेट गवर्नमेंट उसी पेट्रोल पे 30% वैट लगाता है, जिसका अमाउंट अप्रोक्स 19 रुपीज होता है. फिर जाके 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस ऑन दैट टाइम 82 था. आज के डेट में अगर 98 या 100 के आसपास का दाम चल रहा है तो प्रोपोर्शनेटली दाम बढ़ा है. प्रोपोर्शनेटली हर जगह में दाम बढ़ा है. मे बी इंपोर्टिंग प्राइस 30 हुआ है, डोमेस्टिक फ्रेट में भी 40 पैसा हुआ है, गवर्नमेंट का टैक्स में भी 36 टका हुआ है, कमीशन पेट्रोल पंप का में भी 4.5 टका हुआ है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का वैट में भी 25 टका हुआ है. कुल मिला के दाम बढ़ गए अप्रोक्स 100 के आसपास. Now the big question कि सर आखिर पेट्रोल में जीएसटी लाने से क्या सुविधा होता? सर ऑब्वियसली अगर जीएसटी ला जाएगा तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी भी नहीं आएगा और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का 30% का वैट भी नहीं आएगा और जीएसटी का हाईएस्ट रेट है 28%. तो 1 लीटर पेट्रोल पे उसका प्राइस, डोमेस्टिक फ्रेट और पेट्रोल पंप का कमीशन, इसको छोड़ के सिर्फ 28% का जीएसटी आएगा और कुछ तो नहीं आएगा. तो एवरेज में पेट्रोल का दाम 60 to 70 रुपीज पर लीटर होना चाहिए. जो अभी 100 रुपए के आसपास चल रहा है, 60 to 70, चलो और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 75 to 80 हो सकता है. फिर भी 20 टका पर लीटर कम माने बहुत कम, बहुत अच्छा बात है. नाउ द बिग क्वेश्चन यही है कि सर तो फिर हो क्यों नहीं रहा है? आप लोगों को पता है कि पेट्रोल, डीजल, ये जो क्रूड ऑयल है ये देश का इकोनॉमी का हार्ट है. इकोनॉमी का माने ये जो पूरा सिस्टम चलता है, अगर पेट्रोल डीजल गायब हो जाए तो सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा. पूरा इकोनॉमिक सिस्टम का चक्का पूरा वर्ल्ड वाइड आज के डेट पे पेट्रोल डीजल है ना. ये जो आज अभी आप पढ़ने आए हो, अगर गाड़ी ना चलता तो कैसे आते? ये सुनो, घर के सामान जो घर पे जो खाना मिलता है, सुबह सुबह गाड़ी जल्दी जल्दी पहुंचता है तभी ना, दूध से लेके सब्जी से लेके चिकन से लेके फिश से लेके सभी चीज मिलता है. तो गाड़ी के बिना, पेट्रोल के बिना तो गाड़ी नहीं चलेगा. तो और गाड़ी के बिना पेट नहीं भरेगा. पेट भरेगा पर फिर हमें सब प्रिमिटिव टाइम पे जाना पड़ेगा, घर पे ही खेती करना पड़ेगा या आसपास में लोकल खेती बढ़ाना पड़ेगा. प्रिमिटिव टाइम जैसे चलता था. अगर क्रूड ऑयल अभी हट जाए ना, हम लोग फिर से आज से कम 1000 साल, 500 साल, 700 साल पीछे चले जाएंगे. अच्छा होगा. मेरे को तो बहुत इच्छा लगता है कि हिस्टोरिकल टाइम पे चले जाए. मेरे लिए, मैं मन ही मन में सोचता हूँ कि पुराना समय अच्छा है. मुझे ये सब सो कॉल्ड डेवलपमेंट मुझे लगता है बेकार है. आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हो. मेरे को कभी कभी लगता है सब कुछ एकदम प्रिमिटिव स्टाइल में हो, रोड पिच का ना हो कि सब मिट्टी का हो, ठीक है, रास्ते में मोटर व्हीकल्स ना हो कि सब बैलगाड़ी चले, घोड़ा गाड़ी चले, हाथी चले रास्ते में, ठीक है. मेरा इमेजिनेशन ऐसा होता है. शॉपिंग मॉल की जगह एकदम वो लोकल मार्केट हो, जो धूल धक्कड़ वाला मार्केट होता है ना, जहाँ पर लोग अपना अपना टेंट लगा के बैठेगा, धूल धक्कड़ वाला रोड होगा, ठीक है, मिट्टी के ऊपर बैठे रहेगा, सब्जी ऐसे मिलेगा, लोग वो ठेला लगाएगा अपना अलग अलग प्रोडक्ट का,
तो पूरा जैसे मेला जैसे होता है, मेला देखे हो कभी? ठीक है, लोकल मार्केट मेला जैसा, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, आप लोगों को शायद पसंद नहीं होगा। आई 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 रियली, अब मुझे पता है मैं जो सोच रहा हूँ ये कभी नहीं होगा, एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं होगा। बट मुझे हिस्टोरिकल इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। ये जो टिपिकल मैंने जो गांवटी स्टाइल होता है ना, आई लव दिस स्टाइल। क्योंकि सच बोलो तो इस सिस्टम में मैंने एक्चुअल में क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छा है। प्रिमिटिव मेथड में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, या सो कॉल्ड जो अर्बन लाइफ आजकल हम लोग बनाए ना, इसमें लाइफ का क्वालिटी बहुत बेकार हो गया है लोगों का। कुछ भी चीजें खाटी नहीं मिलता, सब डुप्लीकेट मिलता है। लोगों को नॉलेज ही नहीं है, और उसको मैंने दाम बढ़ा के ऑर्गेनिक करके लोग बेचता है। जो नॉर्मल में लोगों को पास पहले से मिलता था, सब कुछ एकदम दाम बढ़ा के ऑर्गेनिक करके बेचा जा रहा है। 70 का चीज 150 मार्केट में। मसूर का दाल खरीदने जाओगे, ऑर्गेनिक मसूर दाल का दाम 150 टका केजी, नॉर्मल मसूर दाल 110 टका केजी। मैंने मैंने किस तरह का पोपट बनाया जा रहा है मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आई नो दैट कि मेरा ये जो सो कॉल्ड पुराना बैकडेटेड सोच है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं। लेकिन आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आखिर तेल का दाम कैसे डिसाइड होता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, तो फिर सरकार इस पे जीएसटी लाने का बात तो करता है। मैंने यहाँ पर पॉइंट ये है सर कि पेट्रोल डीजल इज इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। पेट्रोल डीजल जीएसटी परव्यू में तो है, पर उसको अभी तक जीएसटी के अंदर लाया नहीं गया। कोशिश 7 साल निकल गया सर, लाएगा लाएगा बोल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं ला पाया। रीजन भी, इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि हमारे देश में जो जीएसटी सिस्टम है ना सर, ये कैसा है कि डेस्टिनेशन बेस्ड है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। डेस्टिनेशन बेस्ड माने माने जिस स्टेट के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, जीएसटी कलेक्शन उसको होता है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, अगर कर्नाटका से या महाराष्ट्र से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ इधर, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर हुआ मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके प्रोडक्ट पहुंचा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सपोज एक 100 रुपए का प्रोडक्ट है, इसका 18% से फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। तो ये 18 टका कौन कलेक्ट करेगा, महाराष्ट्र करेगा कि छत्तीसगढ़ करेगा? ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। करेंट जीएसटी सिस्टम डेस्टिनेशन बेस्ड है। पहले जो वैट सिस्टम था वो ओरिजिन बेस्ड होता है, यानी जहां से प्रोडक्ट निकलता था उसको मिलता है। अब कोई बोलेगा सर वही तो अच्छा था, लेकिन सर उसमें ना एक्चुअली कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगा। माने प्रोडक्ट जहां जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का प्रोडक्ट महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाता है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़िया है, वो 100 रुपया महाराष्ट्र वाले को पेमेंट करेगा। ठीक है, और उसके साथ टैक्स भी पेमेंट करेगा। तो इससे क्या होगा, फिर वो टैक्स लेके महाराष्ट्र वाला लोग अपने कंट्री स्टेट में आएगा, स्टेट को जमा करेगा। इससे अच्छा है 100 का 18% टैक्स छत्तीसगढ़ में सरकार को ही पेमेंट हो जाए, तो मैटर इजी टू हैंडल हो जाता है। लेकिन ये सिस्टम, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम डेवलप तो कर लिया, लेकिन इसमें दिक्कत हो रहा है कुछ ऐसे स्टेट्स को जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं आपको 2 नाम ऑलरेडी ले लिया, महाराष्ट्र इज वेरी गुड मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स, कर्नाटका अनदर सबसे बड़ा नाम देना तो भूल ही गया मैं, इंडिया का बहुत फेमस मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, दैट इज तमिलनाडु, वेरी फेमस इन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत तरह का चीज मैन्युफैक्चर करता है। महाराष्ट्र भी बहुत अच्छा है, कर्नाटका तमिलनाडु उससे भी बेहतर है मैन्युफैक्चरिंग। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, रिसेंट ट्रेंड में गुजरात, उत्तर प्रदेश भी अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वेस्ट बंगाल भी लाइन में है, बट थोड़ा पीछे आता है, नॉट इन द टॉप लिस्ट, बट हाँ टॉप 10 में आ जाएगा वेस्ट बंगाल भी। लेकिन बेस्ट में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, दिस काइंड ऑफ स्टेट्स। ऐसे 4-5 स्टेट्स हैं, इनको बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है कि सारा का सारा प्रोडक्ट मैं दूसरे को बेचूंगा, लेकिन मेरे को ही टैक्स नहीं मिलेगा, उल्टा मैं दूसरे से खरीदूंगा कम, तो मेरा टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसे स्टेट्स को क्या करना पड़ता है, कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कॉम्पेंसेट। कौन करता है कॉम्पेंसेट? सेंट्रल।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कॉम्पेंसेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा होना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा पैसा होगा सर? जीएसटी माने ये इस पर्टिकुलर सिस्टम रिलेटेड पैसा इस सिस्टम के अंदर खर्चा करेगा वो, दूसरा किसी फंड का खर्चा तो इधर नहीं कर सकता। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ये जो पेट्रोल डीजल पे जो इतना एक्साइज ड्यूटी बना के रखा है, ये जो पेट्रोल डीजल पे जो इतना एक्साइज ड्यूटी बना के रखा है, ये जो 33 टका 1 लीटर पेट्रोल पे लगा रहा है, इसी पैसे का एक हिस्सा वो स्टेट को कॉम्पेंसेट करने का खर्चा का पार्ट है। इसके अलावा और भी कुछ एरिया है जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट और पैसा कलेक्ट करता है। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट, उसको सीन टैक्स बोलता है, जैसे टोबैको एंड टोबैको टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, सीन गुड्स, सिगरेट्स, एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं ताकि कॉम्पेंसेशन सेस दे पाए, ताकि कॉम्पेंसेट कर पाए लॉसिंग स्टेट्स को, जिनका मैन्युफैक्चरिंग तो हाई है पर बिकॉज बाकी स्टेट से प्रोडक्ट उनको कम मिलता है तो टैक्स कलेक्शंस कम हो जाते हैं। उनका टैक्स कलेक्शंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे स्टेट्स को कॉम्पेंसेशन सेस देते हैं। और वो सेस का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से कलेक्ट करते हैं? पेट्रोल डीजल से, सीन प्रोडक्ट या टोबैको प्रोडक्ट से ऐसा कर। पहले बात हुआ था कि फर्स्ट 5 इयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ये कॉम्पेंसेशन करेगा, उसके बाद ये कॉम्पेंसेशन हटा देगा, ये बात पहले हुआ था। लेकिन इतना बात होने के बाद भी हटा क्यों नहीं पाया? क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना आ गया। अब कोरोना का भरपाई करने के लिए फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह बढ़ाना पड़ा और अभी भी सिस्टम चल रहा, इसी पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया। कॉम्पेंसेशन सेस, देखो क्या लिखता है, ये जीएसटी compensation cess at specified rate is imposed under the Goods and Service Tax Act 2017 on the specified luxury items or the demerit goods like pan masala, tobacco, aerated waters, motor car, etc. हाँ, aerated waters माने যেগুলো soda waters যেগুলো হয় ওতেও লাগায়। ऐसे competitively on the value of taxable supply, compensation cess is leviable on interstate supplies and interstate supplies with a view to provide for compensation to the states for the loss of revenue arising on account of implementation of the GST. Initially, it was levied for up to 5 years, up to 30th June 2022. However, its levy and collection is extended till 31st March 2026. ঠিক আছে, বোঝা গেল? এই সবাই বুঝতে পারছে তো? ये सब किससे कहानी क्लियर करना चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। सर Yes, sir. कहानी किस्सा बहुत छुपा है सर। किताब पढ़ो बट किताब के अंदर का कहानी जानो, ठीक है? नहीं तो ना किताब बार्डन बन जाएगा। बुक्स को बार्डन मत बनाओ, बुक्स के अंदर क्या लिखा है उसको समझने का कोशिश करो, उसके पीछे का कहानी जानने का कोशिश करो। बाकी तो है कुछ इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सेंटेंस, बट इंग्लिश सेंटेंस वर्ड्स तो जिसको भी इंग्लिश पढ़ना आता है वो पढ़ लेगा। पॉइंट इज दैट ये वर्ड्स क्यों है, ये सेंटेंस क्यों है, इसके पीछे का रीजन अगर पता चल जाए ना तो मेरा काम भी आसान हो जाता है और आपका काम भी आसान हो जाता है। आप लोग रट्टा लगाओ, ऑब्वियसली रट्टा लगाना पड़ेगा याद करने के लिए, लेकिन रटने के लिए समझना जरूरी है। अगर समझ में नहीं आता है ना तो कभी रट नहीं सकते आप। प्लीज मेरा बात को गौर करिएगा। अच्छा, और क्या प्रोडक्ट है जो एक वैट से बाहर किया गया, जीएसटी से बाहर किया गया है? टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। इसके अंदर इसको भी जीएसटी परव्यू में रखा गया, बट इसे भी अभी तक जीएसटी के अंदर नहीं ला पाया बिकॉज ऑफ दिस वही सेम कॉम्पेंसेशन सेस पर्पस। इसके अलावा और एक चीज है ओपीएम जानते हो? हाँ, ओपीएम की थे क्या भाई, এটাকে বাংলায় বলে আফিম, इसको बंगाली में आफीम बोलते हैं सर, हिंदी में भी आफीम बोलते हैं, ठीक है? ये सर पोस्तों से बनता है। थैंक यू सर। पॉपी सीड्स घर में खाया जाता है आप लोग? हम लोग तो बहुत खाते हैं। पोस्तो 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 खा? तभी बहुत होता था हम लोग का उधर सर, बहुत मतलब चास होता था और अफीम निकलता था बहुत सारे लोग। तुम लोग वो लीगली करता था कि इलीगली करता था? नहीं सर, उस टाइम पहले था, मतलब उस टाइम बहुत कमा लिया था, मतलब गांव का सब अमीर बन गया था 2 साल में ही। हाँ, वो तो अभी अमीर बंद कर बनेगा। दिया। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि लीगल तो इसका मतलब इलीगल था।
बर्धमान, आरामबाग, ठीक है, कुछ साइड में आज भी लोग करता है। लेकिन ये पोस्तों का खेती, अगर आपके पास ड्रग का लाइसेंस ना हो, माने अगर आप कोई ड्रग कंपनी ना हो, ड्रग कंपनी माने मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर आप एक ड्रग कंपनी हो और अगर आपके पास ओपियम का माने पोस्तों का खेती करने का राइट है तो आप कर सकते हो। राजस्थान में होता है, राजस्थान में होता है, राजस्थान में काफी सारा ड्रग कंपनी का पर्सनल जमीन है और वो एकदम स्पेसिफिक तरीके से करते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में भी इसका लाइसेंस के बारे में बात हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये नहीं किया जा सकता, लेकिन करता है आज भी। मुझे मेरे पास भी खबर है, जैसे बर्धमान, जैसे अरविंद इज फ्रॉम बर्धमान साइड, हुगली में आरामबाग साइड में भी बहुत अच्छा खेती होता है, उधर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में ना इसका लाइसेंस इसलिए नहीं दिया जा रहा है बिकॉज यहाँ का पॉपुलेशन बहुत हाई है ना, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। अगर ये चीज नशा की तरफ फैल जाए ना, क्योंकि जैसे लोग दारू का नशा करते हैं, ओपियम का नशा उससे भी भयंकर है, ठीक है। दारू का नशा फिर भी माने टूटता है, ओपियम का नशा टूटेगा नहीं, ये इतना भयंकर नशा है। तो गवर्नमेंट ना वेस्ट बंगाल, बिहार जैसे हाईली कॉन्जेस्टेड एरिया को ये सब जगह के अंदर खेती नहीं करने देना चाहती। इसलिए राजस्थान, गुजरात साइड का फाका फाका एरिया जो है ना, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहां पर खेती करने का परमिशन देता है ड्रग कंपनीज को, और इंडिविजुअल फार्मर्स को कभी नहीं देना चाहेगा। रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड अफगानिस्तान, ये लोग भर भर के इसका खेती करता है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में इसका खेती तो होता है, ये लोग फॉरेन में इंपोर्ट भी करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन इसके कारण पाकिस्तान अफगानिस्तान का सोशल स्ट्रक्चर का हालत बहुत खराब है। समझ रहे हो? ये सोशल स्ट्रक्चर को बर्बाद करने के लिए बहुत भयंकर चीज है। इसलिए इसका खेती करने से पैसा तो बहुत कमाता है लोग, बहुत पैसा है, बहुत माने अनबिलीवेबल पैसा है, लेकिन इट्स टू डेंजरस। माने सोसाइटी ही नहीं रहेगा, यूथ ही खत्म हो जाएगा, तो फिर पैसा का क्या करेगा? समझ रहे हो सर? अदरवाइज अगर ये कॉन्शियसली किया जाता तो वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी अभी चेंज हो जाता पूरा, पैसा इतना है इसमें, लेकिन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। इंडियन है ये अनदर স্যার गांजा। দশ हाँ, 10 বছর 12 বছর আগে চাষ হয়েছিল স্যার, কিন্তু মানে এখনো সেই পোস্ত আছে এখনো, মানে খারাপ হয় না স্যার। খারাপ হয় না, হ্যাঁ পোস্ত চট করে খারাপ হয় না। পোস্ত খেলে কোনো অসুবিধা নেই, পোস্ত या पॉपी सीड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। पॉपी सीड्स इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, हाई इन कैल्शियम, आयरन, बहुत कुछ है पॉपी सीड्स में, कोई इशू नहीं है, टेस्टी ऑल्सो, मेरा फेवरेट है। मैं तो पोस्तो रिलेटेड कोई चीज छोड़ता नहीं, मेरे घर पे हफ्ते में 2 से 3 दिन तो पोस्तो बनता ही बनता है। और पोस्तो का दाम बढ़ जाने से इसका भी दाम हाई है, 2000 2500 रुपया केजी होता है। 100 ग्राम पोस्तो का पैकेट लेके आओगे मार्केट से, उसका दाम कम से कम 200 से 250 रुपया दाम पड़ जाता है। बट मेरे घर पे बहुत होता है पोस्तो। सो তোমার বাড়িতে আছে নাকি পোস্ত পুরনো চাষ? হ্যাঁ স্যার, মামার বাড়ির দাদুর বাড়িতে আছে, মানে আমাদের বাড়িতে নেই, বাহ, আছে এখনো। না এত পোস্ত হয়েছিল, সে পোস্ত এখনো আছে? হ্যাঁ স্যার, এখনো আছে। বাবা, মানে কেউ স্যার বিশ্বাস করতে চাইবে না স্যার এই কথাগুলো। সেই তো মানে, তাও কত কেজি পোস্ত আছে, মানে বিশাল ব্যাপার তো তাহলে। এখনো স্যার মানে ওজন করা তো যায়নি, মানে ওই ড্রাম আছে না, এখনো হাফ ড্রাম মতো আছে। হাফ ড্রাম মানে যদি আমি 50 কেজিরও ড্রাম হয়, মানে তাও স্যার এখন 20-25 কিলো হবে এখন। 20-25 কিলো মানে বিশাল ব্যাপার। মানে 1 কেজি তো 2000 টাকা, মানে 25 কেজি 2000 × 25 কত হয়? 2.5 লাখ টাকা নাকি? 50,000। 2.5 লাখ টাকা হচ্ছে তো, 1 কেজির দাম 2000 টাকা। ও আচ্ছা, হ্যাঁ 50,000 টাকা, সরি সরি 25 কেজি বললে তুমি, আমি 250 কে ধরলাম। প্রায় 50,000 টাকার পোস্ত আছে। अच्छा, घर पे गांजा का खेती देखे हो कभी? गांजा का पेड़ देखे हो? गांजा गांजा, ठीक है, इंडियन है गांजा या चरस भी बोलते हैं इसको। इसका भी भयंकर नशा करता है लोग, ये भी मेडिसिनल प्लांट है एक तरह का।
ये सब, ये ओपियम, इंडियन हेम्प, ये सब ना किस में यूज किया जाता है जानते हो? पेन किलर पे, पेन किलर पे। पेन को, दर्द को कम करने के लिए बहुत यूज होता है। और क्या ना, यूथ का प्रॉब्लम क्या है, इनको दर्द सहन नहीं होता। ये पंजाब का क्या हालत हुआ था, उड़ता पंजाब। ये तो कोकेन और ये सब मेक्सिको वगैरह से पाकिस्तान होके कोकेन वगैरह इतना ज्यादा मार्केट में सप्लाई हुआ, पंजाब उड़ गया। और अगर हम लोग ओपियम और हेम्प भी उसके अंदर डाल दें तो फिर खत्म हालत ऐसे ही। तो ये कोकेन वगैरह, ओपियम हेम्प सब कुछ इतना नशा करता है कि गम भुलाने का काम करता है। ठीक है, क्या करते हैं? गम भुला, दर्द नहीं लेना है। मानो किसी लड़की को पसंद किया, उसको भाव नहीं दिया, गांजा पी के पड़ा रहेगा, ओपियम पी के पड़ा रहेगा, कोकेन पी के पड़ा रहेगा, फिर फालतू काम पे बिजी हो जाएगा क्योंकि ब्रेन काम नहीं करेगा, पैसे के चक्कर में कुछ भी करेगा। ठीक है, सोसाइटी बर्बाद हो जाता है। पंजाब का हालत बहुत खराब है आज भी। पंजाब बहुत अच्छा स्टेट है हमारे देश का, बहुत मेहनती लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। लेकिन पंजाब में मैं रिसेंटली एक बार पंजाब विजिट किया था, ज्यादा पुराना बात नहीं है, 2 years बैक। पंजाब में मैं होटल में गया, मैं अमृतसर के पास था, अमृतसर टेम्पल के आसपास में तुमको खराब नहीं लगेगा। लेकिन जितना बार मैं गाड़ी बुक किया, कैब बुक किया, हर बार कैब का ड्राइवर मुझे नशाड़ी ही मिला, चले वैसे ही चलाया। तुम बिलीव नहीं करेगा, हमको एयरपोर्ट आना है, ठीक है, गाड़ी बुक किया गाड़ी वाला को पहले बात किया तो पहले आंख देख लिया मैं, तो फिर मैं सोचा कि कैंसिल कर देंगे। फिर मुझे लगा कि यहाँ पर हर 10 में से 8 बंदा ऐसे ही मिलेगा मुझे, किसको किसको कैंसिल करो। तो फिर मैं बोला चलो जाना है, तो बैठ गया। अब जैसे ही गाड़ी में बैठा, हाई साउंड में एक गाना चल रही, ठीक है, तो मैं उसको कुछ बात करूंगा इसका कोई जगह ही नहीं, जस्ट बोला एयरपोर्ट, मैं बैठा, मैम भी था मेरे साथ, भाई भी था। तो जैसे ही गाड़ी चलना, फिर हाई हाई साउंड में एकदम पंजाबी बीट वाला जो गाना होता है ना, ठीक है, जो वैसे उन लोगों का जो रैप टाइप का म्यूजिक होते हैं, म्यूजिक चलाया और हाई बीट पे चल रहा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, गाना तो हम लोग भी इधर सुनते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा जा रहे हैं, फिर गाड़ी रुक जा रहा है, फिर चुपचाप ऐसे खड़ा है, गाना के साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, फिर कुछ देर बाद फिर रुका, फिर गाने के साथ ऐसे ऐसा किया, फिर कुछ देर बाद, दादा गाड़ी पहुंच जाएगा ना एयरपोर्ट? हाँ हाँ, पहुंचा देंगे आपको। मैंने, मेरे को तो इतना डर लग रहा था कि मैंने एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ना भगवान के पास पहुंच रहा है। पर ऐसा एक बार नहीं, एक बस में चढ़ा था, वो ये बस होता है ना क्या बोलते हैं इसको, अरे वो 2 स्टोरी बसेस जो होते हैं जिसमें ऊपर चढ़ के, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, डबल डेकर बस। हाँ, तो डबल डेकर बस है, तो सोने का जो स्लीपर बस होता है, तो स्लीपर में चढ़ा मैं। अमृतसर से, मैं जम्मू से अमृतसर आ रहा था, बस में हर एक बने सीट छोड़ छोड़ के बस के अंदर ही बैठे बैठे सब पी रहा है। अब दारू जैसे कि नॉर्मल बात है, तो मैं सोच रहा था कि दारू अगर इतना नॉर्मल है तो फिर ड्रग मैंने आउटसाइड में तो कोई नॉर्मल, मैंने इतना भी अबनॉर्मल नहीं है, मैंने इतना उड़ना अच्छा बात नहीं है, भयंकर उड़ता पंजाब है। आई डोंट नो कि क्या होगा ये सब, मैंने इस तरह का हालत बना के, जो भी हो। लेकिन कहने का मतलब है कि ओपियम, इंडियन हेम्प, मैंने गांजा एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, ठीक है, ये सभी चीजें जीएसटी से बाहर हैं और गवर्नमेंट इसमें नॉर्मली एक्साइज ड्यूटी लगाता है, बट गवर्नमेंट इसको जीएसटी पर्व में रखा है, कभी भी लगा सकता है, बट इसमें सेंट्रल एक्साइज भी लगता है और स्टेट एक्साइज भी लगता है, तो कुल मिला के इसका दाम बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और किस पे जीएसटी नहीं लगता? रियल एस्टेट सेक्टर्स में, रियल एस्टेट का जो ये प्रॉपर्टी का वैल्यू है ना, उसमें नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी बुक करोगे तो उसमें जीएसटी लगेगा, प्रॉपर्टी बुकिंग मनी में जीएसटी लगता है, लेकिन घर का जो ओवरऑल दाम है उसमें जीएसटी नहीं है। सपोज आप एक 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे या 40 लाख का प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, उसमें जीएसटी नहीं है। लेकिन आप प्रॉपर्टी बुक करने के लिए सपोज आप 50,000 या 1 लाख से बुकिंग किया, बुकिंग अमाउंट में जीएसटी रहेगा। ये टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे।
तो रियल एस्टेट सेक्टर हैज बीन केप्ट आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी, दैट इज जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन सेल एंड परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब हम लोग एक बिल्डिंग खरीदते या बेचते हैं उस पे जीएसटी नहीं है, लेकिन मैंने बिल्डिंग या प्रॉपर्टी बुकिंग में जीएसटी लगता है। बहुत वाइटल पॉइंट्स डिस्कस किया आप लोगों के साथ, याद रहेगा ना? कॉम्पिटिशन सेस याद रहेगा, किस किस चीज को जीएसटी के बाहर रखा गया। अच्छा, जो जो पॉइंट जीएसटी से बाहर है उसके बिना बाकी जो भी चीजें सब जीएसटी के अंदर है। और देयर इज अ चैप्टर नोन एज एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, एक लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस का एक लिस्ट पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किसके किसके अंदर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। बहुत लंबा लिस्ट है, जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट या सर्विस जीएसटी के बाहर हो गया उसके बाद सभी जीएसटी है, नहीं। अगर किसी चीज में जीएसटी नहीं है इसके बाद भी, तो समझ लेना कि वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में आता है। एग्जाम्पल के रूप में डेली का जो लोकल मार्केट का सब्जी, दूध, अनपैकेज्ड वाला, शॉपिंग मॉल वाला नहीं, ठीक है, अनपैकेज्ड मेल का, अनपैकेज्ड सब्जी वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब में जीएसटी नॉर्मली नहीं लगता। देयर आर लॉट्स ऑफ लिस्ट भी कम नहीं है। डेली लाइफ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता, उसका लिस्ट आगे आगे चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी एक लंबा चैप्टर है, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स ऑन दैट टाइम। ठीक है, तो मोटा मोटी मुझे जो जो पॉइंट्स में बात करना था मैं आपको बता दिया। एक छोटा सा चीज एक बार बता देता हूँ, थोड़ा पढ़िएगा तो बात कंप्लीट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए कि ये जो जीएसटी जो है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा गया। ये बात मैं आपको इनकम टैक्स में भी बोला था, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर भी बोला गया कि इंडिया हैज ए 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया के पास क्या है? 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर माने ये जो शासन व्यवस्था कैसे चलते हैं, माने यहाँ पर बेसिकली 3 तरह का गवर्नमेंट होते हैं। एक होता है यूनियन गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है लोकल गवर्नमेंट, माने लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी एटसेट्रा। स्टेट माने स्टेट एंड यूनियन माने सेंट्रल। इसको 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर बोला गया। ठीक है, माने सेंट्रल के पास भी कुछ पावर है और स्टेट के पास भी है, सर्टेन लोकल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर है। The power to levy taxes, duties is distributed among the 3 tiers of government in accordance with the provisions of the Indian Constitution. यानी किस प्रोडक्ट में जीएसटी कितना लगेगा या जीएसटी लगना चाहिए नहीं चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? तीनों ही डिसाइड करता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि स्टेट को भी कुछ पावर मिला है, सेंट्रल को भी कुछ पावर मिला है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। भारत का संविधान देश का सबसे सुप्रीम लॉ है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल 25 पार्ट्स में, 448 आर्टिकल्स में एंड 12 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा गया है। उसके अंदर जीएसटी एक आता है। ठीक है, पावर टू लेवी टैक्स एंड कलेक्ट टैक्स, माने जीएसटी लगाना एंड जीएसटी कलेक्ट करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इमर्ज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान ही ये पावर देता है। इन केस एनी टैक्स लॉ, it can act, rule, notification or order is not in conformity with the constitution, it is called ultra virus. अगर कोई पर्टिकुलर लॉ या कोई रूल या कोई नोटिफिकेशन संविधान के साथ मैच नहीं करता है टैक्स लगाने का, मानो सरकार ने टैक्स लगाया लेकिन वो संविधान के अगेंस्ट में है, तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस माने बियॉन्ड पावर। अगर संविधान के बाहर जाके कोई भी लॉ टैक्स पास होता है तो उसे इलीगल एंड वॉइड कहा जाता है। एंड अल्ट्रा वायरस शब्द का मतलब होता है VIRES, नॉट RUS। ठीक है, ऑल्सो टर्म्ड एज वायरस। ठीक है, अल्ट्रा वायरस या अल्ट्रा वायरस ऐसे करके बोलते हैं। ये बात हम लोग कॉर्पोरेट लॉ में भी पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट लॉ के बेसिक्स में अल्ट्रा वायरस क्या चीज है, ये कॉर्पोरेट लॉ में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर इतना जरूरी नहीं है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर। संविधान के पावर के बाहर जाके कोई भी लॉ गवर्नमेंट पास नहीं कर सकता। Thus, a study of the basic provisions of the Constitution is essential to understanding the genesis of the various taxes being imposed in India. नॉर्मली आज के डेट में जो लोग कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, क्योंकि उनमें उन लोगों को मैं काफी डिटेल्स में कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाता हूँ। और जो लोग CSEMA वाले हैं, आजकल तो फाउंडेशन लेवल में कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, बट जो लोग नहीं पढ़ा है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का क्लास मेरे से लेके पढ़ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशंस का काफी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक देखो, आवेन आर्थर का एक पॉइंट दिया है, बोलते those of us who understand human history known the role of taxation has played in shaping the destiny of mankind. The matter of taxes, more specifically the right to tax,
is clearly no stranger to controversy and has frequently served as the catalyst for revolutionary changes. टैक्स कोई सोसाइटी को जबरदस्ती बर्बाद करने का चीज नहीं है। टैक्स एक्चुअली एक कैटलिस्ट का काम करता है जो ग्रोथ का एक स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ये आज नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री में सदियों से चले आ रहे हैं, यानी नॉट फ्रॉम दिस एरा ओनली। इवन अगर आप महाभारत के समय में, भारत का अगर आप, महाभारत आज से बहुत पुराना है, 5000 ईयर्स एगो एटलीस्ट लोगों ने जो कैलेंडर मिलता है, इवन महाभारत के समय में भी टैक्स का सिस्टम का पता मिलता है। अच्छा चलो, महाभारत तो बहुत पुराना हो गया। इवन अगर आप हिस्टोरिकली चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम देखते हो जो 350 BC, ठीक है, उस टाइम पे भी टैक्स सिस्टम का बात आचार्य चाणक्य ने करके गया है अर्थशास्त्र में। चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ो, उसमें भी लिखा है। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री देख लो, जो रोमन हिस्ट्री जो आज से 1000 साल पुराना है, 500-1000 साल पुराना है, उसमें भी टैक्स सिस्टम का तुमको पता लगेगा। आज का जो रोमन एम्पायर, जो यूरोप का एक्चुअल माने पिलर है, वो रोमन एम्पायर भी टैक्स सिस्टम से ही डेवलप हुआ है, ठीक है। तो टैक्स सिस्टम माने इग्नोर करके हम लोग कभी, अभी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर तुम अमेरिका को देख लो, लास्ट 100-200 साल में अगर दुनिया का कोई देश सबसे डेवलप हुआ है तो ऑब्वियसली यूएसए, ठीक है। यूएस भी टैक्स सिस्टम से ही डेवलप हुआ है। तो टैक्स सिस्टम को इग्नोर करके ना तो आज तक कोई कंट्री डेवलप हो पाया है और ना तो हो पाएगा। तो इसीलिए आवेन आर्थर ने काफी अच्छे से इस बात को बोला कि ये सब कैटलिस्ट फॉर रिवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। फिर आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशंस में किस पॉइंट पे, किस आर्टिकल नंबर पे जीएसटी के बारे में बोला है, इसके बारे में बोला है। अब आप लोग सोच सकते हो सर ये सब पूछता है, हाँ सर कभी कभी पूछ लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चंस के अंदर पूछ लेता है। सो डोंट अंडरएस्टिमेट दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स। इजी है, एक बार रीड करने से क्या दिमाग खराब हो जाएगा, जस्ट गो थ्रू ना, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को समझ के कॉन्स्टिट्यूशन से ही जीएसटी लॉ आया और कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बोला है, थोड़ा पता करने में आपका कौन सा, मैंने क्या बोलेगा, कौन सा आपको घर पे खाना नहीं मिलेगा, खाना तो मिल, फ्री का खाना खा लेना, थोड़ा पढ़ाई करना है। तो आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टैक्स। माने सरकार जब मर्जी आर्बिट्रेटली टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकता। आर्बिट्रेटली माने इसको ऐसे बोलते हैं एलोपैथी, मैंने लाइक जब मर्जी इसमें टैक्स दे दो, उसमें टैक्स दे दो, इसमें टैक्स चाहिए, ऐसा नहीं कर सकता। सिस्टेमेटिक वे में टैक्स कलेक्ट करना है। It states that no tax shall be levied or collected except by authority of law. Law अगर ऑथराइज नहीं करता है तो कोई टैक्स कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। The term authority of law means that tax proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax. माने सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सरकार का जो लॉ किताब है, जो जीएसटी एक लॉ भी है, ठीक है, लॉ में अगर लिखा है तो भी तभी जाके टैक्स कलेक्शन होगा, अदरवाइज पॉसिबल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पावरफुल हूं, मैं यहाँ का नेता हूं तो मैं आपसे टैक्स लेके छोड़ूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। आर्टिकल कौन से में बोला है वो, 265 में। आर्टिकल 245 बोलता है पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशनशिप को बात करता है। द पावर इनैक्टिंग द लॉज इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट and on the legislature of a state by article 245 of the constitution. इसमें क्या बोला गया, subject to the provisions of the constitutions, parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India. Subject to the provisions of this constitution, संविधान के provisions को use करते हुए parliament law बना सकता है पूरे देश के लिए या फिर किसी particular territory के लिए। and the legislature of a state, माने स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। राज्य सरकार कभी भी देश का लॉ तो नहीं बना सकता, बट राज्य सरकार अपने स्टेट के अंदर जरूरत के हिसाब से लॉ बना सकता है, बट वो संविधान को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर ममता बनर्जी का मन हुआ कि वो वेस्ट बंगाल को एक अलग ही देश बना लेगा, अगर मन करता है, तो ममता बनर्जी कभी भी देश के मैंने राज्य सरकार के मैंने जो लॉ बनाने का पावर है, ऐसा कोई बात नहीं कर सकता जो संविधान को चैलेंज करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को कभी कोई नहीं हिला सकता। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के साथ स्टेट का ओपिनियन अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा कुछ काम ना करो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट को इग्नोर करे। ऐसा करने से फिर केस बनेगा, फिर कोर्ट में लड़ाई होगा, और इतना आसान नहीं है कि कोई अपना स्टेट को देश से अलग करे।
इंडियन सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना माने फ्रेजाइल नहीं है, ठीक है। माने जैसे ममता दीदी इज वेरी पावरफुल इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो ममता दीदी का मन करे ना तो, क्योंकि वोट में बार बार जीत भी जाता है, भले ही आजकल थोड़ा पॉपुलैरिटी खराब हुआ है लेकिन फिर भी जीत रहा है ना, बिकॉज ऑफ सम पॉपुलेशन परसेंटेज का कुछ खेल है जिसके कारण वो जीत जाता है, अदरवाइज वो बहुत पहले ही हार जाता। कुछ मूर्ख लोग हैं जो धर्म के आधार पे वोट देता है जिसके कारण गड़बड़ है, ठीक है। तो देर आर सर्टेन परसेंटेज ऑफ मूर्ख लोग, मैं इसको मूर्ख मानता हूँ, मैं इसको जात के आधार पे नहीं सोचता, जो ना धर्म मैंने कुछ धार्मिक मूर्खता वो दिमाग में भर के रखा है, ठीक है। अदरवाइज ये लोग ना कब का चला जाता है सर, कब का, जब भी हो। नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट विल बी हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। No law made by parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operations. Article 245 में ये बात कहा गया है। Article 246 it gives the respective authority to union and state government for levying tax. तो 246 में actually टैक्स लगाने का पावर दिया गया है, and 246 के 7th शेड्यूल में it contains the list which enumerate the matters under which the union and state government have the authority to make laws. देखो 3 लिस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने इनकम टैक्स में भी पढ़ा है। यूनियन लिस्ट में क्या है, इट कंटेन्स द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज, जिसमें पार्लियामेंट को लॉज बनाने का राइट मिलता है, जिसको लिस्ट 1 बोलते हैं, दैट इज यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है, लिस्ट 2, इसमें सिर्फ स्टेट को राइट मिलता है लॉ बनाने का। और एक होता है कॉमन लिस्ट, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। इट कंटेन्स द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज। इसमें कुछ बातें याद रखना चाहिए आपको, तो फिर आपको यहाँ पर पता चल गया कि व्हाट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट, दैट इज लिस्ट 1, व्हाट इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट 2। ये हर केस में होता है, इनकम टैक्स के केस में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। तो यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है। कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट का होगा, यूनियन में सिर्फ यूनियन का होगा। इसमें एक बात और याद रखना पड़ता है, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर मतलब किस पर्टिकुलर नंबर पे एंट्री हुआ है, एंट्री नंबर 82 टू 91 ऑफ लिस्ट 1 माने यूनियन लिस्ट में एन्यूमरेट द सब्जेक्ट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू लेवी टैक्स। माने एंट्री नंबर 82 से लेके 91 तक लिस्ट 1 में टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है। और एंट्री नंबर 45 टू 63 लिस्ट 2 माने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का पावर दिया गया, ठीक है। तो स्टेट का पावर आया है 45 टू 63 ऑफ स्टेट एक्ट लिस्ट एंड 82 टू 91 ऑफ द यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का पावर दिया गया है। हो जाए अच्छे पेपर को, जरूरत पड़ने से कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने ऐसा नहीं कि संविधान को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, इफ नीडेड कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट में भारी मात्रा में मेजॉरिटी होना पड़ता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। The constitutional provisions hitherto had delineated separate powers for central and states to impose various taxes, where the central levied excess duty on all goods produced and manufactured in India. The state levied value-added tax once the goods entered in the stream to trade upon completion of manufacture. ये पहले होता था। In the case of interstate sales, the center had the power to levy the taxes, but the tax was collected and retained entirely by the states. Service were exclusively taxed in center together with applicable cesses in any. Besides, there were state-specific levy or entry tax, octroi, luxury, entertainment, lottery and betting, local taxes, पंचायत etc. ये सब पहले होता था, ठीक है। लेकिन अभी ये सभी टैक्सेस को मार्च करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया, और सभी चीजों को कन्वर्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। संविधान में चेंजेस करके तभी जाके ये सभी चीजों को मार्च करना पॉसिबल हुआ, नहीं तो ये कभी नहीं, ठीक है। तो यही चीजें इससे कहानी में बोला गया है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आप लोगों को घर पे क्या करना चाहिए, एक बार पूरा जीएसटी बेसिक्स को एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, और इंटरेस्टिंगली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इधर दिया हुआ है। आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग एक बार जरूर रीड कर लीजिए। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कर लेने से आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है और जीएसटी बेसिक्स में आपका ग्रिप भी मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए कि इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस
फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ जीएसटी। एंड इसको करने के टाइम पे एक बार पूरा जीएसटी को गो थ्रू करना, और बीच बीच में आपको कुछ क्विज कॉन्टेस्ट मिलेगा जिसका आंसर आपको, ये क्विज कॉन्टेस्ट का आंसर आपको बाद में यहाँ पर स्कैन दिया गया है, ये इस कोड को स्कैन करके, ये नोट्स आपको मैं शेयर कर देता हूँ, स्कैन कोड को स्कैन करके क्विज का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से बेसिक्स ऑफ जीएसटी को पूरा रेडी कर लो, ठीक है। और फिर आगे जाके जीएसटी बेसिक्स के ऊपर एक टेस्ट भी ले लूंगा, तो प्लीज आप लोग एक बार जीएसटी बेसिक्स के ऊपर टेस्ट भी दे देना। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी का जो एडवांस टॉपिक है उस पर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। फिर आज इतनी PGBP টা revision হয় কোনদিন? হবে এটা কোন দিন স্যার এটা কি ছিল কিছু? ডিসেম্বর হবে স্যার? তুই জানুয়ারি, তারপরে আমি একটা তুই কি জানুয়ারি ফর্ম ফিল আপ করেছিস? হ্যাঁ করেছিস? দেখ জানুয়ারির মধ্যে তো আমি আর পারবো না করতে, তোদের তো 12 তারিখ। মানে একটা আসছে না অসুবিধা নেই তাহলে আমি একটু শুধু রিভিশন PGBP ক্যাপিটাল কি ডাইরেক্ট বাস এই তিনটে হয়ে গেছে তাই মনে কি ओके सर, फिर बाय फिर। हाँ হ্যালো হ্যালো ओके बाय बाय सर। सर। ओके Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. बाय सर। লোকেশন কি বলছো